हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ इन्फिनाइट इनलाइटमेंट के पार्ट 25 को। जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंडिंग में हमने देखा था कि शाओयुन की फाइट गोल्डन ईगल बीस्ट से हो गई थी, जिसमें कि गोल्डन ईगल बीस्ट को चकमा देते हुए शाओयुन ने उसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल हमला कर दिया था। लेकिन गोल्डन ईगल बीस्ट के पास एक पावरफुल फॉर्मेशन था जिसका यूज करके उसने शाओयुन के अटैक को ब्लॉक कर लिया। अब इस फॉर्मेशन को देखकर यहाँ मौजूद लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए। वो लोग कहने लगे थे कि अब तो शाओयुन गया, अब ये गोल्डन ईगल बीस्ट शाओयुन को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो शॉर्ट सेट का डिसाइपल भी कहने लगता है, हाँ तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो। इन लोगों की बातों को सुनकर किन मिंग्यू इनसे कहने लगी, तुम लोग बस वेट करो, कुछ ही देर में तुम लोग गलत साबित होने वाले हो। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी हम ईगल बीस्ट को देखते हैं जिसने की शाओयुन के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन सही वक्त पर शाओयुन उसके हमले को डॉज करते हुए उसके ऊपर केओस पाम से हमला कर देता है, जिस वजह से गोल्डन ईगल बीस्ट वापस से ह्यूमन फॉर्म में आ गया। इधर किन मिंग्यू इन लोगों का मजाक उड़ाते हुए कहने लगी थी, मैंने कहा था ना कि तुम लोग बस थोड़ी देर वेट करो, तुम लोग गलत साबित हो जाओगे। देख लिया तुम लोगों ने कैसे तुम लोग गलत साबित हो गए। वहीं पे हम शाओयुन को देखते हैं जो गोल्डन ईगल बीस्ट से कहने लगा था, अब तो तुम हार चुके हो, तो अब बताओ कि तुम मेरे साथ क्या करोगे। जिस पे गोल्डन ईगल बीस्ट कहने लगा था, अभी तक मैं हारा नहीं हूँ, मैं तुम जैसे बेकार ह्यूमन से बिल्कुल भी हार नहीं मान सकता। ये कहते साथ ही गोल्डन ईगल बीस्ट अपने पास से एक डिवाइस निकालकर उसको यूज करके अपने पावर लेवल को फोर्सफुली बढ़ा लेता है, जिस वजह से उसकी कल्टीवेशन एक लेवल से अप हो गई। अब वो अपने गोल्डन ईगल बीस्ट के फॉर्म में आते हुए सीधा शाओयुन के ऊपर हमला कर देता है। गोल्डन ईगल बीस्ट को यूं चीटिंग करता हुआ देखकर किन मिंग्यू कहने लगी थी, ये तो एक नंबर का चीटर निकला, मुझे यकीन नहीं होता ये शाओयुन को हराने के लिए इस हद तक भी जा सकता है। इस तरफ शाओयुन गोल्डन ईगल बीस्ट की बढ़ी हुई पावर को देखकर समझ चुका था कि अब उसे यहाँ पर अपनी पावरफुल टेक्निक्स का यूज करना ही होगा, वरना तो वो इस तरह से हार जाएगा। इस वजह से अब शाओयुन शॉर्ट डीमन के सिखाए गए टेक्निक्स को यूज करने लगा, जहाँ पर वो एक बहुत ही जाइंट शॉट से गोल्डन ईगल बीस्ट के ऊपर हमला कर देता है, जिसको कि गोल्डन ईगल बीस्ट चाहकर भी नहीं रोक पाता और जमी बोस हो जाता है। अब शाओयुन अपना शॉट निकालकर उसे मारने के लिए जाने लगा, लेकिन उसी वक्त उसका मास्टर बीच में आकर शाओयुन को रोक लेता है। तो शाओयुन उससे कहने लगा था, क्या आप तुम भी मुझसे फाइट करना चाहते हो। जिसपे बीफेंग कहने लगा, मेरा तुमसे फाइट करने का कोई भी इरादा नहीं, मैं तो बस चाहता हूँ कि तुम यहीं पर रुक जाओ, क्योंकि विनर डिसाइड हो चुका है, इसलिए तुम्हें अब ज्यादा खुद को पुश करने की जरूरत नहीं। उसी वक्त किन मिंग्यू भी शाओयुन की साइड में आते हुए कहने लगी थी, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे भी शाओयुन के बीच में आने की। तो बीफेंग कहने लगा था, क्या तुम इस बैटल को लाइफ एंड डेथ तक लेकर जाना चाहती हो। अगर मैं बीच में ना आता तो शाओयुन कब से इसे खत्म कर चुका होता। जिस पर किन मिंग्यू कहने लगी थी, अगर आज के दिन गोल्डन ईगल बीस्ट की जगह पे शाओयुन होता तो क्या तब भी तुम ऐसा ही करते। जिस पे वो कुछ भी जवाब नहीं देता। वो इस मामले को शॉर्ट आउट करने के लिए कहने लगता है, हम सभी लोग एक कल्टीवेटर है, इस वजह से हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि हम दोनों का रास्ता एक ही है। भले ही हम लोग डीमंस है, लेकिन एक न एक दिन हम दोनों को ही इमॉर्टेलिटी के पाथ पर चलना है। जिस पे शाओयुन कहने लगा था, अच्छा ठीक है, आज के दिन मैं तुम लोगों को जाने दे रहा हूँ, लेकिन याद रखना अगर तुम लोग मुझे फ्यूचर में दिखे तो मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो सुनकर बीफेंग गोल्डन ईगल बीस्ट के साथ यहाँ से निकल जाता है। अब इन दोनों के यहाँ से जाने के बाद किन मिंग्यू शाओयुन को छेड़ते हुए कहने लगी थी, ओए भुक्कड़, जैसा कि अब तुम्हारा मामला सॉर्ट आउट हो चुका है तो फिर अब मैं भी यहाँ से जाने वाली हूँ, इसलिए अगर तुम्हें मुझसे कुछ कहना है तो कह सकते हो। जिस पे शाओयुन कहने लगा था, हाँ मुझे तुमसे कुछ कहना है। जिस पे शाओयुन कहने लगा, हाँ मुझे तुमसे कुछ कहना है, जब कभी भी तुम्हें फ्यूचर में मेरी जरूरत होगी तो मुझे बता देना, मैं यकीनन तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ जाऊंगा। अब शाओयुन के इमोशनलेस आंसर को सुन के वापस से किन मिंग्यू का मूड ऑफ हो गया। वो गुस्से में शाओयुन से कहने लगी, बेवकूफ, हम लोगों को मिले हुए इतना वक्त हो गया, लेकिन अब तक तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया। क्या तुम चाहते हो कि मैं हमेशा तुम्हें भुक्कड़ कहकर ही बुलाऊं। जो सुन के शाओयुन बड़े ही कूल अंदाज में कहने लगा था, तुम मुझे एक डीमन हंटर बुला सकती हो। तो किन मिंग्यू समझ चुकी थी कि शाओयुन उसे अपना असली नाम नहीं बताना चाहता, इस वजह से अब वो शाओयुन को ज्यादा फोर्स नहीं करती। वो जाने से पहले शाओयुन से कहने लगी, तुम फ्यूचर में बाई हाई जरूर आना, मैं वहाँ पर तुम्हारा इंतजार करूंगी, भूलना मत कि तुम पर मेरा एक एहसान है, इसलिए तुम्हें वहाँ पर आना ही होगा। जो कहने के बाद वो शाओयुन को अपना जेट टोकन देते हुए यहाँ से चली जाती है। तो शाओयुन भी उसके जेट टोकन को लेकर काफी ज्यादा खुश हो गया। तभी सिस्टम शाओयुन को दोबारा से 10 इनलाइटमेंट पॉइंट्स देती है, क्योंकि उसने गोल्डन ईगल बीस्ट को हराया था। अब इतने से इनलाइटमेंट पॉइंट को देखकर शाओयुन काफी ज्यादा मायूस हो गया। वो कहने लगा, मैंने उसे हराने में अपनी इतनी सारी एनर्जी खर्च कर दी, लेकिन फिर भी मुझे 10 ही इनलाइटमेंट पॉइंट्स मिले, सच में ये तो मेरे साथ नाइंसाफी है। ये कहने के बाद शाओयुन थंडर एम्परर का दिया हुआ जेट टोकन ब्रेक कर देता है, जिस वजह से शाओयुन एक अलग ही एम्प्टी स्पेस में आके गिर गया, जहाँ पे थंडर एम्परर उसे स्कैन कर रहे थे। जो देखकर शाओयुन को लगने लगा था कि थंडर एम्परर की नीयत साफ नहीं, उनके मन में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है। जो देख के थंडर एम्परर शाओयुन से कहने लगे, अरे तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, मैं तो बस तुम्हें स्कैन कर रहा था कि तुमने इन दिनों में कितना इंप्रूवमेंट किया। ये सुनकर अब शाओयुन रिलैक्स हो जाता है। वो फौरन से शॉर्ट डीमन के टेक्निक्स को परफॉर्म करके थंडर एम्परर को बताता है और कहता है कि ये टेक्निक्स और ये शॉर्ट मुझे शॉर्ट डीमन ने दिया है। जो सुनकर थंडर एम्परर कहने लगे थे, अच्छा तो तुम्हें ये सब उस डुगू फैमिली के मेंबर से मिला है, वही मैं सोचूं कि तुम्हारे पास डुगू फैमिली की टेक्निक्स कहाँ से आई। जो कहने के बाद वो यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले वो शाओयुन को एक जगह पर टेलीपोर्ट कर देते हैं। जिस जगह पर आने के बाद शाओयुन फौरन से रैबिट गर्ल को निकाल लेता है। वो उससे सवाल करते हुए कहने लगा था कि जरा बताओ कि ये कौन सी जगह है। जिस पे रैबिट गर्ल इस जगह को अच्छे से ऑब्जर्व करते हुए कहने लगी थी, मास्टर क्या आप मुझे थोड़ा सा ऊपर लेकर चलेंगे आसमान में। अब रैबिट गर्ल की बात को सुनकर शाओयुन फ्लाई करते हुए आसमान में आ गया, जहाँ पर उसे अपने सामने एक बहुत ही बड़ा माउंटेन दिखाई देता है। इस माउंटेन को देखकर तो रैबिट गर्ल के पसीने ही छूट गए, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि अब उनके साथ क्या होगा। इसलिए वो कहने लगी, अब तो गए हम लोग। उसके ये कहते ही एक पावरफुल एनर्जी आकर शाओयुन से हिट हो गई, जिस वजह से शाओयुन और रैबिट गर्ल धड़ाम से नीचे गिर गए।
जो देखकर कुछ लोग शाओयुन के ऊपर हंसने लगे थे। वो लोग कहने लगे थे ये लड़का कितना ज्यादा बेवकूफ है जो सॉर्ड माउंटेन के पास आकर फ्लाई करने की कोशिश कर रहा है। अब शाओयुन यहाँ से फौरन से अपना चेहरा छुपाते छुपाते निकल गया क्योंकि उसे इस इंसिडेंट के बाद बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी। अब शाओयुन रैबिट गर्ल को गरम गरम तपेले के ऊपर रखते हुए कहने लगा था जल्दी से बताओ कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। तो रैबिट गर्ल कहने लगी थी मास्टर आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि मुझे नहीं पता था कि हम लोग इस माउंटेन के पास है। तो शाओयुन उससे पूछने लगा था चलो बताओ कि आखिर इस माउंटेन में इतनी खतरनाक सॉर्ड इंटेंट कहाँ से आई। तो वो इस माउंटेन के बारे में शाओयुन को सब कुछ बताने लगी। वो कहने लगी कि लोग इसे जिनचेंग माउंटेन के नाम से जानते हैं जो कि साउथ सेंट्रल एरिया के ईस्ट डेजर्ट में लोकेटेड है। इस जगह पर ज्यादातर वो लोग आते हैं जो सॉर्ड चलाते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिस करने के बाद सॉर्डमैनशिप और भी ज्यादा बेहतर हो जाती है। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन और कहाँ से बिलोंग करते हो। अगर तुम्हें इस माउंटेन को क्लाइंब करना है तो तुम्हें चलकर ही जाना होगा, तुम यहाँ पर किसी भी कीमत पे फ्लाई नहीं कर सकते। जो सुनकर शाओयुन कहने लगा था अच्छा तो ये राज है इस माउंटेन का, वही मैं सोचूं कि थंडर एम्परर ने मुझे यहाँ पर क्यों भेजा। जो कहते हैं साथ ही शाओयुन बहुत ही तेजी से इस माउंटेन को क्लाइंब करने लगा। शाओयुन की रफ्तार को देखकर लोग तो काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये बंदा इतनी तेजी से इस माउंटेन को कैसे क्लाइंब कर सकता है। अब शाओयुन इस माउंटेन को क्लाइंब करते करते एक ऐसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर शाओयुन के ऊपर पड़ने वाला प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ चुका था, जिस वजह से शाओयुन ने ब्रेक थ्रू कर लिया। उसी वक्त हम इस जगह पर किन मिंग्यू को देखते हैं जो कि शाओयुन को यहाँ पर देखकर कहने लगी थी आखिर ये बुक्कड़ यहाँ पर क्या कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरा पीछा कर रहा था, हो सकता है कि ये मुझे पसंद करने लगा हो, वैसे भी मैं बहुत ही ज्यादा चार्मिंग हूँ, कोई भी लड़का मुझे देखते साथ ही पसंद कर लेगा। जो कहते ही वो अपना भेस बदलकर सीधा शाओयुन के पास आ जाती है ताकि वो जान सके कि शाओयुन यहाँ पर क्यों आया है। अब वो जाकर शाओयुन को ब्रेक थ्रू के लिए कांग्रेचुलेट करने लगी। शाओयुन रैबिट गर्ल को वापस रखते हुए उससे सवाल करते हुए कहने लगा आखिर तुम कौन हो, जिसपे किन मिंग्यू अपना झूठा नाम बताते हुए कहने लगी थी कि मेरा नाम हुओ जिंगशियान है। तो शाओयुन भी किन मिंग्यू को अपना नाम डुगू जियान बताता है। अब डुगू सरनेम सुनकर पीछे आ रहे लोग तो काफी ज्यादा हैरान हो गए। वो कहने लगे क्या ये लड़का डुगू फैमिली से बिलोंग करता है, लगता है कि डुगू फैमिली वापस से अपने ग्लोरी को बहुत ही जल्द हासिल कर लेगा क्योंकि उनके पास इतना खतरनाक जीनियस सक्सेसर जो आ चुका है। इधर किन मिंग्यू भी डुगू जियान नाम सुनकर शाओयुन से कहने लगी थी अच्छा तो आप डुगू जियान हो, आपका नाम मैंने बहुत दिनों बाद सुना। जो सुनकर शाओयुन कहने लगा था ये नाम तो मैंने अभी रखा है, आखिर इसने कब से सुन लिया मेरा नाम। अब किन मिंग्यू शाओयुन से कहने लगी थी ब्रदर मुझे लगता है कि आप अकेले हो, इसलिए क्या हम दोनों मिलकर इस माउंटेन को क्लाइंब करें। जिस पे शाओयुन मान गया। वो कहने लगा ठीक है। अब ये दोनों भी माउंटेन को क्लाइंब करने आगे जाने लगे, लेकिन शाओयुन अपने मन में सोच रहा था कि ये लड़का एक फ्रॉड है, इस वजह से उसे इससे संभल कर रहना होगा। वहीं पर किन मिंग्यू भी सोच रही थी कि जरा मैं भी तो देखूं ये कब तक डुगू फैमिली का मेंबर होने का दिखावा करता है। अब आगे बढ़ते हुए शाओयुन किन मिंग्यू से पूछने लगा था क्या वो किसी ऐसे जीनियस के बारे में जानता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और शाओयुन का मुकाबला कर सके। तो किन मिंग्यू शाओयुन से कहने लगी थी ब्रदर डुगू अगर आपको किसी ऐसे यंग जनरेशन के जीनियस से फाइट करना है जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो तो मुझे लगता है कि आपको झाबूजी से फाइट करना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उसके पास एंशिएंट सेंट बॉडी है। अब झाबूजी का नाम सुनकर शाओयुन उससे कहने लगा था नहीं मुझे इससे फाइट नहीं करना, मुझे किसी दूसरे जीनियस के बारे में बताओ। तो वो एक एक करके सभी जीनियसेस के बारे में बताने लगी थी, लेकिन किन मिंग्यू ने जिन जिन लोगों का नाम लिया था शाओयुन ने उन लोगों को पहले ही हरा दिया था, जैसे कि जियांग हाओरेन और ली चेन। अब शाओयुन किन मिंग्यू से कहने लगा तुम किसी ऐसे के बारे में बताओ जो इन सभी से पावरफुल और बहुत ही ज्यादा ताकतवर भी। जो सुन के किन मिंग्यू शाओयुन का ही नाम लेती है। वो कहने लगी थी शाओयुन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और वो यंग जनरेशन का टॉप फाइटर है और उसके पास हाफ स्टेप केओस बॉडी भी है, जिस वजह से वो सेम लेवल पर अनडिफीटेड है। मगर ऐसा कहा जाता है कि वो एक नंबर का कमीना इंसान है, भले ही वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो लेकिन उस जैसा कमीना कोई भी नहीं, वो लोगों को जलील करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। जो सुन के तो शाओयुन के होश ही उड़ गए थे क्योंकि किन मिंग्यू जिसकी बुराई कर रही थी वो तो उसके बाजू में ही था। अब शाओयुन किन मिंग्यू की बातों को सुनकर अपने मन में कहने लगा लगता है ये लोग मेरे बारे में बहुत कुछ सुन रखे हैं। इससे पहले कि किन मिंग्यू शाओयुन की और भी ज्यादा बुराई करती उसी वक्त शाओयुन उसे रोकते हुए कहने लगा था ब्रदर हुओ तुम इन सभी को छोड़ो, मुझे ईस्टर्न डेजर्ट के सबसे पावरफुल लोगों के बारे में बताओ, मैं ईस्टर्न डेजर्ट के सबसे पावरफुल लोगों से फाइट करना चाहूंगा। तो वो एक लिस्ट निकालकर शाओयुन को दिखाते हुए कहने लगी थी इस लिस्ट में ईस्टर्न डेजर्ट के सबसे पावरफुल लोगों के बारे में लिखा हुआ है और जो इस लिस्ट के टॉप पर है वो ये फैमिली का यी फेंग है। ये फैमिली की स्वॉर्डमैनशिप बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इस वजह से यी फेंग इस लिस्ट के टॉप पर है। तो शाओयुन उससे सवाल करते हुए पूछने लगा था क्या तुम भी इस लिस्ट के अंदर हो, लेकिन किन मिंग्यू मना करते हुए कहने लगती है नहीं मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ। जो सुनकर शाओयुन कहने लगा था तुम फिक्र मत करो, जब तुम्हारा ये भाई डुगू जियान इस लिस्ट के टॉप पर आ जाएगा तब तुम भी फेमस हो जाओगे। जो सुनकर किन मिंग्यू शाओयुन का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगी थी ब्रदर डुगू आपके इस कॉम्प्लीमेंट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी किन मिंग्यू यहाँ पर शाओयुन का शुक्रिया अदा कर ही रही थी कि तभी इस जगह पर बाई फैमिली का एक बंदा आ गया, जिसको कि जैसे ही पता चलता है कि शाओयुन डुगू फैमिली से बिलोंग करता है तो वो फौरन से शाओयुन के ऊपर हमला कर देता है। तो शाओयुन भी पीछे नहीं हटता, वो भी उसके ऊपर काउंटर अटैक कर देता है। इन दोनों के इस जगह पर फाइट करने की वजह से इस माउंटेन के रूल्स ब्रेक हो जाते हैं, जिस वजह से एक पावरफुल एनर्जी आकर इन सभी को नीचे फेंक देती है। तो अब ब्रदर वो यानी कि किन मिंग्यू इस बाई फैमिली के मेंबर के ऊपर गुस्सा करते हुए कहने लगती है क्या तुम्हारे अंदर जरा भी दिमाग नहीं, क्या तुम नहीं जानते इस माउंटेन पर फाइट करना मना है, पता है आज तुम्हारी वजह से हम लोग यहाँ पर मारे जाते। तो बाई फैमिली का ये बंदा कहने लगता है तुम्हारे साथ वाला बंदा डुगू फैमिली से बिलोंग करता है और इसके ग्रैंडफादर ने 500 साल पहले हुई बैटल में मेरे ग्रैंडफादर को लकीली
इजीली हरा दिया, मगर उसने मेरे ग्रैंडफादर से कहा कि उनकी स्वॉर्डमैनशिप 3rd ग्रेड की है, जिस वजह से मेरे ग्रैंडफादर उस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने हमेशा के लिए स्वॉर्डमैनशिप छोड़ दी, वरना आज वो एक एम्परर होते। तो शायून कहने लगा अगर तुम स्किल्ड नहीं हो और अपने डाउनफॉल का कारण किसी और को बताते हो तो इसका मतलब सच में उसके पास 3rd ग्रेड की स्वॉर्डमैनशिप होगी। जो सुन के बाई फैमिली का बंदा गुस्सा हो गया, वो दोबारा से शायून के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। तो शायून भी इससे फाइट करने के लिए रेडी हो गया। उसी वक्त बीच में किन मिंग्यू आते हुए कहने लगी थी अगर तुम दोनों यहाँ पर फिर से फाइट करोगे तो फिर इस मर्तबा हम लोग बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे, इसलिए मेरी बात मानो, अगर तुम लोगों को एक दूसरे से कम्पीट करना है तो यहाँ पर लड़ाई झगड़ा मत करो। तुम चाहो तो एक दूसरे से कम्पीट करने के लिए इस माउंटेन को क्लाइंब भी कर सकते हो। जो कोई भी सबसे पहले माउंटेन के टॉप पर पहुंचेगा वो विनर होगा। जो सुन के बाई फैमिली का बंदा इस चीज के लिए तैयार हो जाता है। तो शायून उससे कहने लगता है जाकर तुम पहले 100 स्टेप्स को कंप्लीट करो, उसके बाद मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। शायून की बात सुनकर बाई फैमिली का मेंबर कहने लगा अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन बाद में ये ना कहना कि मैंने तुम्हारे साथ चीटिंग की। जो सब कहने के बाद बाई फैमिली का डिसाइपल इस माउंटेन को क्लाइंब करने लगा। साथ ही साथ वो कहने लगा था ग्रैंडफादर आप बिल्कुल भी फिक्र ना करे, 500 साल पहले की बेइज्जती का बदला आज के दिन मैं लेकर रहूंगा। उसके ये कहते ही हमारा सीन शायून के ऊपर आता है, जो कि रैबिट गर्ल को निकालते हुए पूछने लगा था कि आखिर इस माउंटेन के टॉप पर क्या है। तो वह कहने लगी कुछ लोगों के मुताबिक इस माउंटेन के टॉप पर सॉर्ड फेरी रहती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जिनका मानना है कि सॉर्ड माउंटेन के टॉप पर सॉर्ड एम्परर की इनहेरिटेंस रखी हुई है, जिसको कि अगर कोई हासिल कर ले तो वो सॉर्ड एम्परर बन सकता है। जो सुनकर शायून उसके गले पे सॉर्ड तानते हुए कहने लगा था मैंने तुमसे पूछा कि इस माउंटेन के टॉप पर क्या है, इसलिए तुम मुझे वही बताओ, ज्यादा पहेलियां बुझाने की जरूरत नहीं। तो रैबिट गर्ल डरते हुए कहने लगी थी आज तक इस माउंटेन के टॉप पर कोई भी नहीं जा पाया, इस वजह से किसी को भी एग्जैक्टली नहीं पता कि इस माउंटेन के टॉप पर क्या है। जो सुनकर शायून कहने लगता है अच्छा तो ऐसी बात है, अगर आज तक किसी ने भी इस माउंटेन की मिस्ट्री का पता नहीं लगाया तो इसका मतलब यही है कि इस माउंटेन की मिस्ट्री का पता लगाने वाला पहला कल्टीवेटर मैं ही बनूंगा। जो कहने के बाद शायून बहुत ही तेजी से इस माउंटेन को क्लाइंब करने लगा, जिस वजह से शायून कुछ ही देर में बाई फैमिली के मेंबर के पास आ गया, जहाँ पर बाई फैमिली का ये बंदा 100 स्टेप्स को कंप्लीट कर चुका था। अब शायून उससे कहने लगा लगता है तुम यहाँ पर मेरा ही इंतजार कर रहे थे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं तुम इंतजार करो या ना करो बट तुम्हें आज के दिन हारना ही होगा। जो कहने के बाद शायून फौरन से इस माउंटेन को बहुत ही तेजी से क्लाइंब करने लगा। अब शायून की स्पीड को देखकर बाई फैमिली का ये बंदा बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया। वो कहने लगा आखिर तुम इस माउंटेन को इतनी तेजी से कैसे क्लाइंब कर रहे हो, जिस पे शायून कहने लगा मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ तुम जैसी नहीं, मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर हूँ। जो सुनकर बाई फैमिली के मेंबर का खून खोलने लगा, इस वजह से उसने यहाँ पर ब्रेक थ्रू भी कर लिया था, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि जैसे ही उसकी नजर हटती है वैसे ही उसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी आकर गिर पड़ी, जिस वजह से वो वापस से माउंटेन के बॉटम पे आ गिरा। तो किन मिंग्यू से टॉन्ट मारते हुए कहने लगती है लगता है कि डिसाइड हो चुका है कि अब विनर कौन बनेगा। जो सुनकर बाई फैमिली का डिसाइपल कहने लगता है तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि असली ताकत फाइट करने के बाद ही मालूम होती है, इसलिए जब शायून माउंटेन से नीचे आएगा तब मैं उससे दोबारा से फाइट करूंगा और उसे बता दूंगा कि कौन ज्यादा ताकतवर है और कौन नहीं। जो कहने के बाद बाई फैमिली का डिसाइपल यहाँ से चला जाता है। वहीं पे हम शायून को देखते हैं जो कि काफी देर से इस माउंटेन को क्लाइंब कर रहा था, जिस वजह से उसे काफी सारे इनलाइटमेंट पॉइंट्स भी मिल रहे थे। अब शायून के इस माउंटेन को क्लाइंब करते हुए काफी ज्यादा दिन बीत गए, मगर अब तक भी शायून की कोई भी खबर नहीं थी। इस वजह से किन मिंग्यू को यहाँ पर बोर हो रहा था। वो कहने लगी आखिर वो भुक्कड़ अब तक वापस आया क्यों नहीं। दूसरी तरफ हम शायून को देखते हैं जिसने की फाइनली इस माउंटेन को क्लाइंब कर लिया था। अब वो इस माउंटेन के टॉप पर आकर कहने लगा था ये जगह तो स्वॉर्डमैनशिप प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेहतरीन है। तभी शायून की नजर एक पत्थर पर पड़ती है जिस पर लिखा हुआ था कि इस माउंटेन को सबसे पहले क्लाइंब करने वाला मैं हूँ। अब शायून जैसे ही इन वर्ड्स को छूता है तो ये चमकने लगे, जिस वजह से शायून को पता चल जाता है कि इसे स्वॉर्ड इंटेंट की मदद से लिखा गया है। इसलिए वो कहने लगा लगता है कि इस माउंटेन पे आने वाला पहला पर्सन मैं नहीं हूँ। उसके ये कहते ही जगह पर एक बहुत ही खतरनाक डिवाइन लाइटनिंग समन हो गई, जिसने की शायून के ऊपर हमला कर दिया और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ इन्फिनाइट इनलाइटमेंट के पार्ट 26 को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर ये पर्पल लाइटनिंग लिनफेंग के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पर मौजूद केव के अंदर से काफी सारे स्पिरिचुअल शॉट्स आकर इस पर्पल लाइटनिंग को ब्लॉक कर लेते हैं, जिस वजह से जियांग फैमिली के हेड को पता चल चुका था कि किसी ने उनके स्वॉर्ड इंटेंट को एक्टिवेट कर दिया है। गाइस, ये जो थंडर लाइटनिंग थी वो इसी का ही स्वॉर्ड इंटेंट था। दरअसल जब लास्ट एपिसोड में शायून ने केव के बाहर लिखे हुए शब्दों को टच किया था तो उसी वजह से ये थंडर लाइटनिंग एक्टिवेट हो गई, जो की दिखने में किसी डिवाइन लाइटनिंग की तरह लग रही थी, लेकिन ये डिवाइन लाइटनिंग ना होकर जियांग फैमिली के हेड की स्वॉर्ड इंटेंट थी। अब जियांग फैमिली के हेड फौरन से जाकर मैजिकल मिरर का यूज करते हुए शायून को देखने लगे, जहाँ पे वो देखते हैं कि शायून तो उनके लिखे हुए टेक्निक्स को समझते हुए परफॉर्म करने लगा। उस वक्त इस जगह पे जियांग फैमिली का यंग मास्टर यानी कि इस हेड का बेटा आ गया, जो कि शायून को थंडर शॉट टेक्निक परफॉर्म करता हुआ देखकर अपने फादर से पूछने लगा फादर आखिर ये लड़का हमारी फैमिली के टेक्निक को कैसे परफॉर्म कर रहा है, कहीं ये आपकी अनऑफिशियल औलाद तो नहीं। जो सुनकर जियांग फैमिली का हेड परेशान हो गया। वो उसे समझाते हुए कहने लगा था जैसा तुम सोच रहे हो
हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल जब मैंने मेरे फादर के कहने पर इस माउंटेन को क्लाइम किया था तो मैंने माउंटेन के टॉप पर अपने शॉर्ट इंटेंट का यूज करते हुए इस थंडर शॉट टेक्निक को लिख दिया था। शायद उसने मेरे शॉर्ट इंटेंट को समझ लिया है, मगर तुम फिक्र मत करो, वो इतनी आसानी से थंडर शॉट टेक्निक को नहीं समझ पाएगा। ये देखो वो अपना सर कैसे नाम में हिला रहा है, यकीनन उसे थंडर शॉट टेक्निक अभी तक समझ नहीं आई है, इसलिए तुम फिक्र मत करो। अभी यहाँ पे ये सब चल ही रहा था कि वहीं पर शायून अपने शॉर्ट इंटेंट का यूज करते हुए इस पत्थर पे अपना फेक नाम और एज लिखता है। शायून की एज को देखकर तो ये लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे, क्योंकि शायून 18 साल की उम्र में इतना ज्यादा टैलेंटेड है कि ना सिर्फ उसने शॉर्ट माउंटेन को क्लाइम किया बल्कि जियांग फैमिली की सीक्रेट टेक्निक को भी सीख लिया। इसलिए यंग मास्टर के दोनों चमचे कहने लगे थे लगता है कि ये अब हमारे हेड के साथ कम्पीट करने वाला है। जो सुन के तो यंग मास्टर उन दोनों के ऊपर गुस्सा हो गया। वो कहने लगा तुम अपनी फालतू की बकवास बंद रखो, आखिर एक नॉर्मल सा लड़का मेरे फादर के साथ कैसे कम्पीट कर सकता है। अब वो अपने फादर से कहने लगा फादर मैं इसे मारने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि अब इसके पास हमारी फैमिली का सीक्रेट टेक्निक है। लेकिन उसका फादर उसे रोकते हुए कहने लगा था रुक जाओ, हम इसे नहीं मार सकते वरना फिर डुगू फैमिली के साथ हमारी जंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये लड़का इतना ज्यादा टैलेंटेड है। इसलिए हो सकता है कि ये डुगू फैमिली का कोई यंग मास्टर हो। तो उसका बेटा कहने लगा था फादर क्या अब हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, जिसपे उसका फादर कहने लगा था नहीं, हम इस मौके का फायदा उठाएंगे, क्योंकि अगर ये लड़का फ्यूचर में एम्परर बनेगा तो हम हमारे इस एहसान के बदले डुगू फैमिली के साथ अलायंस क्रिएट कर लेंगे, जिसके बाद हमारी फैमिली एक एम्परर के प्रोटेक्शन में होगी। इस तरफ हम शायून को देखते हैं जिसे काफी सारे एनलाइटमेंट पॉइंट्स मिलते हैं, क्योंकि उसने थंडर टेक्निक को सीख लिया था। ऊपर से उसने अपने शॉर्ट इंटेंट का छाप भी यहाँ पर छोड़ दिया। अब शायून सीधा शॉर्ट माउंटेन के केव के अंदर चला जाता है, जहाँ पे उसे 7 कलर शॉर्ट दिखाई देता है। इस शॉर्ट को देखकर शायून कहने लगा था ये शॉर्ट तो बहुत ही ज्यादा कमाल का लग रहा है, तो आखिर जियांग ज़ेन ने इसे क्यों नहीं लिया। तो ये शॉर्ट कहने लगा क्योंकि वो इस शॉर्ट के काबिल नहीं था। अब इस शॉर्ट को बोलता हुआ देखकर शायून उससे कहने लगा था क्या तुम एक शॉर्ट स्पिरिट हो। तो वो शॉर्ट जवाब देता है कि हाँ मैं एक शॉर्ट स्पिरिट हूँ और तुम मुझसे मिलने वाले 9th पर्सन हो, क्योंकि पहले के जो 7 पर्सन थे वो एक एम्परर थे, पर जो 8वां था वो कॉसी एम्परर था। लेकिन फिर भी वो हर जगह ढिंडोरा पीटते फिरता है कि वो एक रियल एम्परर है। जो सुनकर शायून समझ जाता है कि ये जियांग ज़ेन की बात कर रहा है। अब शायून शॉर्ट स्पिरिट से पूछने लगा था जब तुम्हें लेने के लिए यहाँ पर 7 एम्परर्स आए थे तो आखिर तुम उसके साथ गए क्यों नहीं। तो शॉर्ट स्पिरिट कहने लगा क्योंकि वो लोग मेरी फुल स्ट्रेंथ का यूज नहीं कर सकते थे, वो लोग बस मेरी कुछ लिमिटेड पावर्स का ही यूज कर सकते थे। लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, मुझे यकीन है कि तुम जरूरी मेरी फुल पावर का यूज कर पाओगे, क्योंकि मुझे तुम्हारी आंखों में वो चमक दिखती है जो कि बाकियों में नहीं दिखी। जो सुन के शायून शॉर्ट स्पिरिट से कहने लगा अगर ऐसा है तो फिर चलो मैं तुम्हें अभी आजाद करा देता हूँ। लेकिन ये शॉर्ट स्पिरिट शायून को रोकते हुए कहने लगा था रुक जाओ, मेरी कुछ शर्तें हैं जिनको पूरा करने के बाद ही तुम मुझे यहाँ से लेकर जा पाओगे। शॉर्ट स्पिरिट की बात सुनकर शायून उससे कहने लगा चलो फिर बताओ तुम्हारी क्या शर्तें हैं। तो शॉर्ट स्पिरिट कहने लगा पहला तो ये कि तुम मुझे 7 कलर शॉर्ट कहकर पुकारोगे, और दूसरा ये कि मुझे हासिल करने से पहले तुम्हें 7 शॉर्ट इंटेंट को कलेक्ट करना होगा। जो सुन के शायून उससे पूछने लगा कि आखिर उन शॉर्ट इंटेंट का नाम क्या है। तो वो कहने लगा ये सब तो तुम्हें खुद ही पता करना होगा, इसमें मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। जो सुन के शायून यहाँ से जाने लगा और वहीं पे ये शॉर्ट स्पिरिट अपनी दुख दास्तान सुनाते हुए कहने लगा था मैं यहाँ पर सदियों से कैद हूँ, जिस वजह से मैं किसी से भी बात नहीं कर सकता। तुम वो आखिरी लिविंग बीइंग हो जिससे मैंने अभी बात किया। सच में तुमसे बात कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम मुझे एक भले इंसान मालूम होते हो, इसलिए मुझे यकीन है कि तुम ही हो जो मुझे यहाँ से आजाद करा सकते हो, क्योंकि वो जियांग ज़ेन तो एक नंबर का कमीना है। वो तो जब से यहाँ से गया है तब से एक मर्तबा भी मुझसे मिलने नहीं आया। अभी वो ये सब कहते हुए शायून को आवाज लगाने लगा। जब शायून उसे कोई भी जवाब नहीं देता तो वो डरते हुए कहने लगा था आखिर तुम कहाँ पे चले गए, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। मुझे इस अकेलेपन से बहुत ही ज्यादा डर लगता है, इस वजह से तुम यहाँ से मत जाओ। गाइस अभी के लिए शॉर्ट स्पिरिट ये सब यहाँ पे कह ही रहा था कि हम वहाँ पर शायून को देखते हैं जो कि मजे से यहाँ से जाते हुए कहने लगा था ये 7 कलर शॉर्ट स्पिरिट तो बहुत ही ज्यादा पकाऊ है। शायद इसकी बकबक सुनकर बाकी के जो लोग आए थे यहाँ पर वो इसे यहाँ से लेकर जाने से मना कर दिए। ये सब कहते हुए शायून माउंटेन से नीचे आ गया, जहाँ पे किन मिंग्यू शायून का कब से इंतजार कर रही थी। जो देखकर शायून कहने लगा था पूरे आधे महीने बीत चुके हैं मगर फिर भी तुम यहाँ से गए नहीं। तो ब्रदर वो कहने लगा था वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें बाईपेंग का मैसेज देना चाहता था। वो शॉर्ट सिटी के अरीना में तुमसे फाइट करने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहा है। साथ ही साथ उसने इस बात को हर जगह पर फैला दिया है, इसलिए काफी सारे लोग उस जगह पर तुम्हारी फाइट को देखने के लिए आएंगे। जिसपे शायून कहने लगा था मुझे उससे फाइट करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं। जिसपे ब्रदर वो यानी कि किन मिंग्यू कहने लगी थी अगर तुम उससे फाइट नहीं करोगे तो लोगों को लगेगा कि तुम एक नंबर के डरपोक हो और तुम्हारी डुगू फैमिली की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। तो शायून कहता है भाड़ में जाए रेपुटेशन, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस ताकतवर जीनियस से फाइट करता हूँ, उस जैसे लूजर से नहीं। जिसपे किन मिंग्यू कहने लगी थी अगर ऐसा है तो फिर मुझे ब्रदर जियांग को मैसेज भेजकर बताना होगा कि ये फाइट अब नहीं होने वाली। अब जियांग का नाम सुनकर शायून फौरन से किन मिंग्यू से पूछने लगा क्या ये वही जियांग नहीं जिसका नाम हेवनली लिस्ट में है। तो किन मिंग्यू कहने लगती है हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा, वो हेवनली लिस्ट का जियांग ही है। जो सुन के शायून फौरन से अपना मन बदलते हुए कहने लगा था अब मुझे उस बाईपेंग को सबक सिखाना ही होगा, क्योंकि वो मेरी डुगू फैमिली के रेपुटेशन के साथ खेल रहा है। अब शायून किन मिंग्यू के साथ शॉर्ट सिटी के अरीना में आ जाता है, जहाँ पर काफी सारे लोग इस बैटल को देखने के लिए आए हुए थे, जिनमें से एक जियांग भी था। तो शायून फौरन से उसे फाइट के लिए चैलेंज कर देता है, जिस वजह से जियांग भी शायून से फाइट करने के लिए रेडी हो गया। जो देखकर बाईपेंग शायून से कहने लगा था आज के दिन तुम्हारी और मेरी फाइट होने वाली थी। जिस पर शायून कहने लगा तुम्हारी स्ट्रेंथ मुझसे फाइट करने के लिए इनफ नहीं, इसलिए पहले जाकर तुम अपने आप को और भी ज्यादा पावरफुल करके आओ, जिसके बाद हो सकता है कि मैं तुमसे फाइट करने का सोचूं।
पहुंचूं। तब तक तुम ब्रदर जियांग और मेरी फाइट को देखकर कुछ सीख सकते हो। जो सब कहने के बाद शायून ब्रदर जियांग से फाइट करने लगा, जहाँ पे वो एक के बाद एक पावरफुल अटैक ब्रदर जियांग पर चलता है, जिस वजह से ब्रदर जियांग शायून के सामने थोड़ा सा फीका पड़ने लगा। मगर ब्रदर जियांग भी कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं था, वो एक के बाद एक करके शायून के सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। साथ ही वो शायून से कहता है कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप परफेक्शन तक आ चुकी है। जिसपे शायून अपने स्वॉर्ड के आईसी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा था, इस मर्तबा मैं तुम्हें बिल्कुल भी चांस नहीं देने वाला, इसलिए थोड़ा संभल के। जो कहने के बाद शायून काफी सारे आईसी स्पाइक से ब्रदर जियान के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ब्रदर जियान वक्त रहते ही शायून के अटैक से बच जाता है और अचानक में शायून के पीछे आकर उसके ऊपर हमला करने लगा। लेकिन शायून वक्त रहते ही उसकी इस चाल को समझ गया, इसलिए वो फौरन से उसके अटैक को डॉज करते हुए उसके साथ क्लोज कॉम्बैट फाइट करने लगा। जो देखकर बाइपेंग कहने लगा था, शायून तो मेरी सोच से भी ज्यादा पावरफुल निकला। वहीं पे किन मिंग्यू जियानसेन से सवाल करते हुए पूछने लगी थी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ब्रदर जियांग और डुगू जियान की बॉडी मूवमेंट टेक्निक सेम है। तो जियानसेन अपना मुंह छुपाते हुए कहने लगा था, नहीं तो मुझे तो इन दोनों के बॉडी मूवमेंट में कोई भी सेम चीज नहीं दिख रही। उसके ये कहते ही हमें दोबारा से जियांग और शायून के फाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पर जियांग शायून के थंडर स्टेप टेक्निक को देखकर कहने लगा था, इसने तो थंडर स्टेप टेक्निक को मुझसे भी बेहतरीन तरीके से मास्टर किया है, वो भी इतने कम समय में। जो सब कहने के बाद वो शायून को पीछे धकेलने में कामयाब हो गया। तो शायून मुस्कुराते हुए थंडर गॉड स्लैश अटैक को रेडी करते हुए कहने लगा था, ब्रदर जियांग अब मैं तुम पर अपना फाइनल अटैक करने वाला हूँ, इस वजह से तुम भी अपना पूरा जोर लगा देना। शायून को थंडर गॉड स्लैश टेक्निक का यूज करते हुए देखकर जियांग के साथ साथ जियांगसेन भी हैरान हो गया, क्योंकि ये टेक्निक उनके क्लैन की थी। अब शायून के इस अटैक को रोकने के लिए जियांग अपनी पूरी कोशिश करता है, मगर वो शायून के इस अटैक को रोक नहीं पाता और घायल हो जाता है। तो फौरन से जियांगसेन जाकर उसे संभालने लगा। अब जियांग शायून से कहने लगा, ब्रदर मुझ पर रहम दिखाने के लिए आपका शुक्रिया। जिसपे शायून कहने लगा, मैं यहाँ पर किसी को भी मारने के लिए नहीं आया हूँ, इस वजह से तुम्हें ऐसा बोलने की जरूरत नहीं। जो कहने के बाद शायून यहाँ से जाने लगा, लेकिन उसी वक्त शायून के पीछे से बाइपेंग उसके ऊपर अपने होली शॉट से हमला कर देता है, जो देखकर किन मिंग्यू शायून के लिए परेशान हो गई। लेकिन वक्त रहते ही शायून अपने गोल्डन स्टार टेक्निक का यूज करते हुए बहुत ही आसानी से बाइपेंग के इस अटैक को नष्ट कर देता है, साथ ही वो उसे बुरी तरह से घायल भी कर देता है। लेकिन फिर भी बाइपेंग का होली शॉट शायून के ऊपर अटैक करने के लिए चला गया, लेकिन शायून उसे पकड़कर अपने पास रख लेता है, जिसके बाद वो बाइपेंग को मारने के लिए जाने लगा। तो बाइपेंग उसे धमकाते हुए कहने लगा था, अगर तुमने मुझे मारा तो मेरे फादर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मेरे फादर ना सिर्फ बाई फैमिली के हेड है बल्कि इस सिटी के लॉर्ड भी है। तो शायून कहने लगा, भाड़ में जाए तू और तेरा बाप, मुझ पर पीठ पीछे अटैक करके तूने खुद के पैर पे ही कुल्हाड़ी मार लिया है। जो कहने के बाद शायून अपने शॉट से उसके ऊपर हमला करने जाने लगा, लेकिन उसी वक्त बाइपेंग का फादर आके अपने बेटे को बचा लेता है और शायून को पीछे कर देता है। साथ ही वो अपने शॉट से शायून के ऊपर हमला करते हुए कहने लगा था, लड़के आखिर तेरी हिम्मत कैसे भी मेरे बेटे पे जानलेवा हमला करने की। अब इससे पहले कि सिटी लॉर्ड का हमला शायून को लगता, उसी वक्त शायून के आगे एक बैरियर बन गया। तभी आसमान में भी बहुत ही तेज बिजलियां कड़कने लगी। गाइस ये सब थंडर एम्परर का कमाल था। अब थंडर एम्परर सिटी लॉर्ड से कहने लगे थे, बेशरम कहीं के, क्या तुम्हें शर्म नहीं आता दो बच्चों के फाइट में इंटरफेयर करते हुए। जो सुनकर सिटी लॉर्ड बहुत ही एटीट्यूड से कहता है, तुम जो कोई भी हो यहाँ से चले जाओ और मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ, वरना फिर मुझे रूड होने पर ब्लेम ना करना। अब सिटी लॉर्ड की बात को सुनकर थंडर एम्परर को आ जाता है गुस्सा। वो फौरन से एक बहुत ही पावरफुल थंडर अटैक सिटी लॉर्ड के ऊपर कर देते हैं, जिसको देखने के बाद सिटी लॉर्ड की फट चुकी थी। लेकिन उसी वक्त सिटी लॉर्ड का बाप आकर थंडर एम्परर के इस अटैक को ब्लॉक करने लगा। साथ ही वो थंडर एम्परर से कहने लगा था, मेरे दोस्त मैं जानता हूँ कि मेरे बेटे ने बहुत ही गलत किया, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं इसे खुद पनिश करूंगा। जिसपे थंडर एम्परर कहने लगे थे, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मुझे अपना दोस्त बोलने की, आखिर तुम जैसा मामूली कल्टीवेटर मेरा दोस्त कैसे हो सकता है। यह कहने के बाद थंडर एम्परर पिछली बार के भी अटैक से ज्यादा पावरफुल अटैक कर देते हैं, जिसको कि ये दोनों बाप बेटे मिलकर भी रोक नहीं पाते और घायल होकर बेहोश हो जाते हैं। जो देखने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। वहीं पे किन मिंग्यू भी सोचने लगी थी, उसने डुगुजियान यानी कि शायून को जितना ज्यादा मामूली समझा था वो उतना ज्यादा मामूली है नहीं। उसके पास एक बहुत ही खतरनाक प्रोटेक्टर है, जिसके रहते हुए कोई भी उसे टच करने की भी जरूरत नहीं कर पाएगा। अब बाकी लोग कहने लगे थे, डुगू फैमिली का प्रोटेक्टर तो बहुत ही ज्यादा क्रूअल है। गाइस अभी भी इन लोगों को लग रहा था कि शायून डुगू फैमिली से बिलोंग करता है। अब इधर जियान किन मिंग्यू से सवाल करते हुए कहने लगा था, फेरी किन आखिर तुम दोबारा से लड़का बन के क्यों घूम रही हो। जो सुनते ही वो घबरा के यहाँ से जाने लगी और कहने लगी कि मैं तुम लोगों से बाद में मिलती हूँ, मुझे एक इंपॉर्टेंट काम याद आ चुका है। गाइस वो डर रही थी कहीं शायून उसके असलियत को पहचान न ले। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर शायून के ऊपर आता है, जो कि एक रूम में बैठकर बाइपेंग के होली शॉट को रिफाइन कर रहा था। तभी शायून के पास किन मिंग्यू आ गई, जो शायून को बताते हुए कहने लगी थी कि आज के दिन जावूजी और येफे की एक बहुत ही खतरनाक फाइट होने वाली है। फाइट का सुनकर तो शायून बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया और फौरन से इस फाइट को देखने के लिए किन मिंग्यू के साथ ये फैमिली की ओर जाने लगा, जहाँ पे किन मिंग्यू जावूजी की बहुत ही ज्यादा तारीफें कर रही थी। तो शायून उसे रोकते हुए कहने लगा था, तुम मुझे येफे के बारे में बताओ, मुझे जावूजी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं। अब इससे पहले कि किन मिंग्यू शायून को येफे के बारे में बताती, उसी वक्त इस जगह पे ये फैमिली का एक डिसाइपल आ गया, जो कि शायून को ग्रीट करते हुए कहने लगा था, ब्रदर मुझे लगता है कि आपको मेरी ये फैमिली में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है। तो शायून उसे पूछने लगा, आखिर तुम कौन हो, जिसपे वो अपना नाम येजियान बताता है। तो शायून और किन मिंग्यू भी उसे अपना नकली नाम बता देते हैं। अब शायून का डुगू सरनेम वाला नाम सुनकर तो ये बंदा काफी ज्यादा शॉक हो गया। वो शायून की तारीफें करते हुए कहने लगा था, अरे ब्रदर आप तो वही हो जिसने बाइपेंग को कुछ दिन पहले हराया है। जिसपे किन मिंग्यू शायून से कहने लगी, तुम तो कुछ ही दिन में बहुत ही ज्यादा फेमस हो गए हो। जिसपे शायून बड़े ही एटीट्यूड से कहने लगता है, ये तो होना ही था, आखिर मैं इतना ज्यादा पावरफुल जो हूँ। उस वक्त येजियान किन मिंग्यू और शायून को टियांडी टावर में इन्वाइट
प्रोवाइड करता है। टियांडी टावर का सुनकर तो शायून को कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि टियांडी टावर के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। तो किन मिंग्यू उसे टियांडी टावर के बारे में सभी चीजें बताने लगी। वो कहने लगी कि टियांडी टावर ऐसी जगह है जहाँ पर काफी सारे जीनियसेस जमा होते हैं, क्योंकि इस टावर को खास तौर पर जीनियसेस को एंटरटेन करने के लिए ही बनाया गया है। अब जैसे ही शायून ये सुनता है तो वो अंदर जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। जिसके बाद येजियन शायून और किन मिंग्यू को टियांडी टावर में एक बंदे से मिलाता है, जो कि वांजियन विला का होली सन था। जैसे ही येजियन और ये बंदा आपस में मिलते हैं तो ये बंदा येजियन को अपना वाइन ऑफर करता है, जिसमें कि उसने अपना स्वॉर्ड इंटेंट लगाया हुआ था। तो किन मिंग्यू उसे इन सब चीजों के बारे में बताने लगी। वो कहने लगी जब दो स्वॉर्ड कल्टीवेटर एक साथ मिलते हैं तो वो एक दूसरे की पावर्स को चेक करने के लिए इसी तरह की टेक्निक्स को यूज करते हैं। अब यही जियान भी वांजियन विला के होली सन को अपना स्वॉर्ड इंटेंट वाला वाइन ऑफर करता है। तो होली सन भी येजियन के कप को पकड़ते हुए उसके अंदर के वाइन को पी लेता है और येजियन की तारीफ करते हुए कहने लगा था, तुम्हारी स्वॉर्ड इंटेंट तो सच में काफी ज्यादा कमाल की है, इवन कि मुझे भी इसे संभालने में काफी ज्यादा दिक्कत हुई। इनके इस तरीके को देखकर शायून कहने लगा था, ये तो सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थिंग है। जिसपे येजियन शायून से कहने लगा था, ब्रदर क्या आप भी इसे ट्राई करना चाहोगे? तो शायून कहता है, ऑफ कोर्स मैं इसे ट्राई करना चाहूंगा। अब सबसे पहले येजियन शायून और वांजियन पवेलियन के होली सन से एक दूसरे को मिलवाता है, जहाँ पे वो होली सन का नाम शायून को आव वुशेन बताता है। तो आव वुशेन और शायून एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। अब आव वुशेन शायून की तरफ स्वॉर्ड इंटेंट वाला एक कप थ्रो करते हुए कहने लगा था, ये मेरी तरफ से आपके लिए वेलकम टोस्ट है। तो शायून बिना हिचकिचाए उस कप को पकड़ लेता है और सीधा उसके अंदर के ड्रिंक को पी जाता है, जो देखकर तो आव वुशेन काफी ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि उसके स्वॉर्ड इंटेंट की वजह से तो शायून को कुछ भी नहीं हुआ था। उसने तो बहुत ही आसानी से आव वुशेन के स्वॉर्ड इंटेंट को सप्रेस कर दिया, जिस वजह से अब आव वुशेन भी शायून से इम्प्रेस हो गया। वो समझ चुका था कि शायून की स्वॉर्ड इंटेंट उससे सुपीरियर है, इसलिए वो शायून को अपने वांजियन विला का जेट टोकन देते हुए कहने लगा था, 1 महीने बाद वांजियन विला में स्वॉर्ड कंपटीशन है, जिसमें कि मैं भी हिस्सा लेने वाला हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ब्रदर डूगू आप भी वहाँ पर आए। तो शायून भी उसके जेट टोकन को एक्सेप्ट करते हुए कहने लगा था, तुम फिक्र मत करो, मैं जरूर उस कंपटीशन में आऊंगा। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर ये फैमिली के स्पेशल अरीना पे आता है, जहाँ पर ये लोग जावूजी की फाइट को देखने के लिए आ गए। अब आवुशन येजियन से सवाल करते हुए कहने लगा था, ब्रदर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जावूजी और येफेई की फाइट यहाँ पर क्यों होने वाली है? क्या इसमें कोई छुपा मकसद है? गाइस वो ऐसा इसलिए पूछ रहा था क्योंकि ये अरीना कोई मामूली अरीना नहीं था, जिसके बारे में आप थोड़ी देर में ही जान जाओगे। जो सुनकर येजियन हंसते हुए कहने लगा था कि जाहिर है यहाँ पर फाइट करने का कोई खास मकसद होगा। तो शायून उससे सवाल करते हुए कहने लगा था, आखिर इस अरीना में खास क्या है जो उन दोनों की फाइट यहाँ पर हो रही है? तो किन मिंग्यू से बताते हुए कहने लगी थी, ये अरीना बहुत ही स्पेशल है। यहाँ पर जब दो कल्टीवेटर्स आपस में फाइट करते हैं तो इस जगह पर एक अजीब सा फिनोमिना होता है, जिस वजह से कल्टीवेटर्स को ब्रेक थ्रू करने का चांस मिलता है, क्योंकि पास्ट में ये फैमिली के 2 बड़े एम्परर्स इसी अरीना से हेवन में असेंड हुए थे। जिस पर शायून अपने मन में सोचने लगा था, अच्छा तो इस अरीना की ये बैक स्टोरी है, लगता है इस मर्तबा जावूजी की स्ट्रेंथ बूस्ट होने वाली है। शायून के इसी बात के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ इन्फिनाइट इनलाइटमेंट के पार्ट 27 को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम जावूजी को देखते हैं, जो कि फाइट करने के लिए इस अरीना में आ गया, जिस वजह से सभी लोग उसकी जय जयकार करने लगे, क्योंकि जावूजी इस जगह पर काफी ज्यादा फेमस था। जावूजी को देखने के बाद ब्रदर आवुशन काफी ज्यादा निराश हो गया। वो खुद को उसके साथ कंपेयर करते हुए कहने लगा था, मैं तो जावूजी के सामने कुछ भी नहीं, मैंने जितना उसके बारे में सुना था वो उससे भी ज्यादा ताकतवर निकला। मैं उसे देखकर ही फील कर सकता हूँ कि वो मुझसे कितना ज्यादा ताकतवर है। जो सुन के शायून उससे कहने लगा था, ब्रदर तुम्हें खुद को उसके साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर बंदा अपने आप में ही एक एबिलिटी को पोजेस करता है, जिसमें कि वो बाकियों से काफी ज्यादा इंफीरियर होता है। जो सुन के येजियन कहने लगा था, ब्रदर डूगू तुम यकीन नहीं करोगे, जावूजी आज तक किसी से भी नहीं हारा, वो यंग जनरेशन में सबसे ज्यादा पावरफुल है, सिवाय उस कमीने शायून को छोड़ के, क्योंकि उसने जावूजी को हरा कर रखा है। जो सुन के शायून उससे कहने लगा, आखिर तुम कमीना किसे बोल रहे हो, तुम कमीना होगे। शायून के इस बिहेवियर को देखकर येजियन तो काफी ज्यादा हैरान हो गया। तो शायून फौरन से बात को संभालते हुए कहने लगा था, मेरे कहने का मतलब ये है कि वो शायून 1 नंबर का कमीना है। तुमने बिल्कुल सही कहा, जब हम लोग उससे मिलेंगे तो हम उसे सबक सिखाएंगे। शायून को देखकर जावूजी को उसे मारने का दिल कर रहा था, लेकिन अभी तक उसने शायून को नहीं पहचाना। उसी वक्त इस जगह पे ये फैमिली का येफेई भी आ गया। वो जावूजी से माफी मांगते हुए कहने लगा था, ब्रदर लेट आने के लिए मुझे माफ कर देना, दरअसल मैं किसी काम में फंस चुका था, इस वजह से यहाँ पर आने में लेट हो गया। तो जावूजी बिना वक्त जाया किए हुए उससे कहने लगा, वैसे भी तुमने मेरा काफी ज्यादा वक्त जाया कर दिया है, इस वजह से चलो अब फौरन से फाइट को शुरू करते हैं। जो कहते साथ ही अब ये दोनों आपस में फाइट करने लगे, जिसमें कि ये दोनों एक दूसरे को हराने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। हालांकि इनमें से कोई भी हार मानने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। जावूजी की फाइटिंग पावर को देखकर येजियन कहने लगता है, सच में सुप्रीम बॉडी तो एक कमाल की चीज है, हम लोग कभी भी सुप्रीम बॉडी की बराबरी नहीं कर सकते। जिसपे किन मिंग्यू कहने लगी थी, हम स्वॉर्ड कल्टीवेटर्स भी कुछ कम नहीं, क्या तुम्हें स्वॉर्ड डीमन के बारे में नहीं पता? उनके पास किसी भी तरह की सुप्रीम फिजिक नहीं थी, मगर फिर भी वो अनडिफीटेड थे। उन्होंने न जाने अपनी जिंदगी में कितने सारे सुप्रीम बॉडीज को हराया था। जिसपे शायून कहने लगता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हम स्वॉर्ड कल्टीवेटर्स भी कुछ कम नहीं, हमें खुद को किसी और से कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो किन मिंग्यू कहने लगती है, मैं कहना
कहना तो नहीं चाहती, मगर वो कमीना शायून भी अनडिफीटेड है। ऐसा कहा जाता है कि उसने सभी सुप्रीम बॉडीज को हरा कर रखा है। आज तक उसने जितने भी सुप्रीम बॉडीज के साथ फाइट किया है उन सभी को उसने मिट्टी में मिलाकर रख दिया है। मुझे लगता है कि उसके पास भी जरूर कोई ना कोई सुप्रीम बॉडी होगी, वरना वो कमीना अनडिफीटेड कैसे होता। अब बार बार शायून गालियां खाकर परेशान हो गया। वो अपने मन में सोचने लगा, पता नहीं मैंने इन लोगों का क्या बिगाड़ा है जो ये लोग मुझे बार बार गाली दे रहे हैं। शायून के ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर झावुजी के ऊपर आ गया, जो इस बैटल को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए अपने आंटी स्पिरिट को समन कर लेता है और उससे सीधा येफेई के ऊपर हमला कर देता है। तो येफेई भी अपने क्लैन के सीक्रेट पाम टेक्निक से झावुजी का मुकाबला करने लगा। अब इन दोनों की एनर्जी की वजह से यहाँ पर एक स्पेशल फिनोमिना होने लगा, जिसको देखकर झावुजी कहने लगा था फाइनली थंडर ट्रिब्यूशन आ गया। अब वो थंडर ट्रिब्यूशन से कहने लगा जल्दी से आओ और मुझे हिट करो। तो येफेई झावुजी से कहने लगता है ये कोई थंडर ट्रिब्यूशन नहीं है, हमें यहाँ पर हेवनली डाउ से फाइट करना होगा, लेकिन इस टेस्ट के लिए हमें 6 लोग चाहिए होंगे। जब तक यहाँ पर 6 लोग कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक हम इस टेस्ट को एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए अब हमें 4 और कल्टिवेटर की जरूरत होगी। तभी येफेई की नजर शायून और बाकियों पर पड़ती है, जिस वजह से येफेई उन लोगों से कहने लगा था, ब्रदर अगर आप लोग चाहो तो आप इस टेस्ट को देने में हमारी मदद कर सकते हो। जो सुनते ही आभूषण इसके लिए राजी हो गया और फौरन से अरीना में चले जाता है। तो आभूषण को देखकर किनमिंग्यू भी इस टेस्ट में शामिल होने के लिए राजी हो गई। अब इन दोनों को जाता हुआ देखकर येजियान भी कहने लगा, मैं तो वैसे भी ये फैमिली का मेंबर हूँ, इस वजह से मैं इसमें कैसे पीछे रह सकता हूँ। जो कह के वो फौरन से येफेई के पास चला गया। तो येफेई उससे कहने लगा था, बेवकूफ, तुम्हें यहाँ पर सबसे पहले आना चाहिए था क्योंकि तुम ये फैमिली के मेंबर हो। अब आभूषण और बाकी के लोग इस टेस्ट को देने के लिए जाने लगे, मगर येफेई उन लोगों को रोकते हुए कहने लगा था, इस टेस्ट को एक्टिवेट करने के लिए हमें 6 जन की जरूरत होगी, लेकिन फिलहाल हम 5 जन हैं, हमें एक और बंदे की जरूरत है। ये कहते कहते उसकी नजर शायून के ऊपर जाती है, तो वो शायून को भी इसमें शामिल होने का कहता है, मगर शायून उसे सीधा मना कर देता है। जो सुनकर येफेई उसे कन्विंस करने की कोशिश करने लगा। वो कहने लगा, अगर तुम इसमें हमारी मदद करोगे तो ये फैमिली हमेशा तुम्हारी ग्रेटफुल रहेगी और तुम्हें ये फैमिली से काफी अच्छे रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। उसी वक्त आभूषण भी शायून से कहने लगा, आखिर तुम ये क्या बेवकूफी कर रहे हो, अगर तुम एक टेस्ट में हमारी मदद नहीं कर सकते तो फिर आखिर तुम किस तरह के स्वॉर्डमैन हो। जिस पे शायून कहने लगा, मैं तुम्हारी मदद तो कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे 30 स्वॉर्डमैनशिप के टेक्निक्स चाहिए। जो सुनकर येफेई को लगने लगा था कि शायून को सभी के सभी हाई ग्रेड के चाहिए होंगे, इसलिए वो उससे कहने लगता है, ब्रदर 30 हाई ग्रेड के स्किल्स तो मेरे ये फैमिली के पास भी नहीं होंगे। तो शायून कहने लगता है, तुम ग्रेड्स की फिक्र मत करो, मुझे ग्रेड से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे क्वालिटी नहीं क्वांटिटी चाहिए। जो सुन के किनमिंग्यू कहने लगी थी, अगर ऐसा है तो फिर ये फैमिली तुम्हें 30 क्या 3000 स्वॉर्डमैनशिप्स की स्किल दे सकती है। जो सुनकर अब शायून भी खुशी खुशी इन लोगों के साथ शामिल हो गया। वहीं पे शायून की बार्गेनिंग को देखकर आभूषण कहने लगा था, शायून तो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक इंसान है, मैं तो उसके आसपास भी नहीं। जो सब कहने के बाद ये सभी हेवनली डाउ के साथ फाइट करने लगे, जहाँ पे ये लोग हेवनली डाउ को सप्रेस करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन हेवनली डाउ तो इन सभी को सिंगल हैंडेडली संभाल रहा था। ये लोग चाहे कितने भी पावरफुल अटैक्स हेवनली डाउ के ऊपर करते, लेकिन हेवनली डाउ बहुत ही आसानी से इन लोगों के अटैक्स को ब्लॉक कर लेता। अब हेवनली डाउ इन लोगों का गेम खत्म करने के लिए एक बहुत ही जाइंट पाम से इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से ये सभी अपने पावर्स को कंबाइन करते हुए इस पाम को रोकने की अपनी पूरी कोशिश करने लगे, लेकिन ये पाम इन लोगों के ऊपर डोमिनेट करने लगा। लेकिन ऐसा करते हुए उसे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, इस वजह से वो अपने पीछे खड़े शायून से हेल्प मांगता है, मगर शायून तो अभी भी बुत की तरह खड़ा हुआ था। जो देखकर येफेई शायून से कहने लगता है, क्या तुम यहाँ पर हम लोगों को मरता हुआ देखना चाहते हो। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी हेवनली डाउ ने अपने इस पाम की पावर को बढ़ा दिया, जिस वजह से यहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है। लेकिन जब धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि शायून ने इस अटैक को ब्लॉक कर लिया था, वो भी अपने 5 कलर स्वॉर्ड इंटेंट के साथ। शायून के पास 5 कलर स्वॉर्ड इंटेंट को देखकर यहाँ पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। इवन की आभूषण कहने लगा था, ऐसा लगता है कि मैं इस जगह पर सबसे ज्यादा कमजोर हूँ, क्योंकि मैं ना ही झावुजी की बराबरी कर सकता हूँ और ना ही ब्रदर डुगू की। अब शायून ने जैसे ही इस बड़े से जाइंट पाम को सक्सेसफुली ब्लॉक कर लिया था, उसी वक्त इस हेवनली डाउ ने शायून और बाकियों के ऊपर काफी सारे फ्लेम स्टोन से हमला कर दिया, जिसको कि ये सभी इधर उधर होकर डॉच करने लगे। लेकिन अब झावुजी को शायून के ऊपर शक होने लगा, इसलिए वो शायून से कहने लगा, तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। तो शायून उसके करीब जाते हुए उससे कहने लगा, क्या हुआ बेटे, क्या तू अपने बाप को भूल गया। जो सुनकर झावुजी समझ चुका था कि ये तो शायून है। अब शायून जियांग फैमिली के थंडर शॉट टेक्निक का यूज करते हुए हेवनली डाउ के ऊपर हमला कर देता है। जो देखकर आभूषण कहने लगा था, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, कहीं डुगू फैमिली और जियान फैमिली ने आपस में अलायंस तो नहीं क्रिएट कर लिया। लेकिन किनमिंग्यू इन सब बातों को साइड में रखते हुए हेवनली डाउ से फाइट करने चली गई और कहने लगी, अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो सारा क्रेडिट शायून ही लेकर चला जाएगा। जो सुनकर अब बाकी के लोग भी हेवनली डाउ से फाइट करने लगे, जहाँ पे इन लोगों ने अपने पावरफुल से पावरफुल अटैक्स हेवनली डाउ के ऊपर ट्राई कर लिए, मगर हेवनली डाउ को तो इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उल्टा वो शायून और येफेई समेत सभी को घायल कर देता है। जो देखकर अब झावुजी फौरन से हेवनली डाउ के साथ फाइट करने लगा, लेकिन हेवनली डाउ झावुजी की भी पिटाई कर देता है। उसने झावुजी को इतना मारा कि झावुजी की हालत ही खराब हो गई, मगर फिर भी झावुजी शायून के लिए एक ओपनिंग क्रिएट कर देता है, जिस वजह से शायून अपने सबसे पावरफुल शॉट टेक्निक का यूज करते हुए हेवनली डाउ के ऊपर हमला कर चुका, जिससे हेवनली डाउ तो हार गया, लेकिन झावुजी भी इसमें काफी ज्यादा इंजर्ड होकर बेहोशी की हालत में नीचे गिरने लगा। तो शायून फटाफट से झावुजी को कैच करके नीचे लेकर आ गया, जिसके बाद हेवनली डाउ सभी लोगों को एक एक एनर्जी बॉल देता है, जिसके इस्तेमाल से ये सभी लोग कल्टीवेशन में और भी आगे बढ़ सकते थे। अब हेवनली डाउ यहाँ से जाने से पहले शायून
उनसे कहने लगा तुम सच में बहुत ही ज्यादा कमाल के हो, मुझे यकीन है कि तुम आने वाले वक्त में एक ग्रेट एम्परर बनोगे। जो कहकर हेवनली डाउ इस जगह से पूरी तरह से वैनिश हो जाता है। गाइस, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल के बारे में बताना चाहता हूँ। दरअसल ये व्हाट्सएप चैनल मैंने इसलिए बनाया ताकि मैं आप लोगों के साथ अच्छी तरह से इंटरेक्ट कर सकूं। साथ ही चैनल और वीडियोस के रिगार्डिंग जो कुछ भी होगा मैं आपको वहाँ पर इन्फॉर्म करता रहूंगा। इसलिए जिस किसी ने भी अब तक नरेटर जीशान के व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जाकर सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो अब हम बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। जैसे ही हेवनली डाउ यहाँ से चला जाता है तो बाकी के लोग भी इस जगह से अपनी अपनी मंजिल की तरफ जाने लगे, लेकिन जाने से पहले ये लोग एक दूसरे को आखिरी गुड बाय कहते हैं। अब झाबूजी शाओयुन की मजे लेते हुए कहने लगा था, मुझे लगता है कि ब्रदर डुगू को मेरे साथ चलना चाहिए ताकि वो शाओयुन से फाइट करके उसे हराकर सेंट्रल रीजन में अपना नाम बना सके। जो सुनके तो शाओयुन को झाबूजी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था, इसलिए वो सीधा उसे मना करते हुए कहने लगा था, मुझे इन्वाइट करने के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन अभी के लिए मुझे बहुत सारा काम है जिसको कि मुझे सबसे पहले निपटाना होगा, इसलिए मैं आपके साथ नहीं आ पाऊंगा। जो सब कहने के बाद अब ये सभी एक दूसरे को गुड बाय कहते हुए यहाँ से जाने लगे, लेकिन तभी ये फिर इन लोगों से कहने लगा, जब कभी भी हम लोग दोबारा मिलेंगे तो हम एक साथ बैठकर ड्रिंक पियेंगे, साथ ही एक दूसरे के साथ कम्पीट भी करेंगे ताकि पता चल सके कि किसकी स्किल सबसे ज्यादा ताकतवर है। जो सुनकर शाओयुन अपने शॉट को निकालते हुए कहने लगा था, अगर ऐसा है तो फिर हमें उसके लिए अगली बार का इंतजार करने की कोई भी जरूरत नहीं, चलो अभी ही फैसला कर लेते हैं कि किसके स्किल्स ज्यादा ताकतवर है। जो सुनकर झाबूजी जोर जोर से हंसने लगा, जिसके बाद ये सभी लोग आपस में फाइट करने लगे। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर सॉर्ड माउंटेन के पास आता है, जहाँ पर कुछ लोग हेवनली डाउ के फाइट के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे उन 6 जीनियसेस ने मिलकर हेवनली डाउ को पूरी तरह से हरा दिया, और इन 6 लोगों में से ज्यादा नाम डुगू जियान यानी कि शाओयुन का नाम शाइन कर रहा था। ये लोग तो बिना रुके बिना थके बस उसी के बारे में ही बात कर रहे थे। वो लोग कह रहे थे कि डुगू जियान सच में डुगू फैमिली का एक जीनियस बंदा है। जो सुनके एक बंदा जो कि डुगू फैमिली से बिलोंग करता था, वो इन लोगों के ऊपर गुस्सा होते हुए कहने लगा था, आखिर तुम उस डुगू जियान की बात क्यों कर रहे हो, वो डुगू जियान हमारी फैमिली से बिलोंग नहीं करता, इसलिए तुम उसे हमारी डुगू फैमिली से जोड़कर बात नहीं कर सकते, जो कि हमारी डुगू फैमिली का नाम लेकर यहाँ पर बस फेमस होना चाहता है। जो सुनके ये लोग फौरन से इस बंदे का मुंह बंद कराते हुए कहने लगे थे, तुम क्यों खामाखा ये सब बोलकर अपने आप के लिए मुसीबतें बढ़ा रहे हो, तुम चाहे किसी के बारे में कुछ भी बोलो, लेकिन उस डुगू जियान के बारे में कुछ भी मत बोलना, क्योंकि उस डुगू जियान के साथ एक ऐसा प्रोटेक्टर मौजूद है जिसने की कुछ दिनों पहले पूरे बाई फैमिली को ही निपटा दिया, क्योंकि वो लोग डुगू जियान के साथ उलझ रहे थे। जो सुनके ये फौरन से इन लोगों को खुद से दूर करते हुए कहने लगा था, आखिर तुम यहाँ पर ये क्या बकवास कर रहे हो, डुगू फैमिली का जो सबसे पावरफुल डिसाइपल है वो मैं हूँ, डुगू बाइटियान। जो सुनके ये लोग कहने लगे थे, नहीं तुम नहीं हो, जिसपे डुगू बाइटियान कहता है, तुम लोग मानो या ना मानो, लेकिन मैं यानी कि डुगू बाइटियान ही डुगू फैमिली का जीनियस डिसाइपल है। लेकिन ये बंदे कहने लगे थे, नहीं तुम नहीं हो, तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि डुगू फैमिली के जितने भी जीनियसेस होते हैं वो सभी इनविंसिबल होते हैं, और उनके नाम में ही एक अलग सा ऑरा होता है जो कि तुम्हारे नाम में बिल्कुल नहीं, इसलिए हम तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे। जो सुनके डुगू बाइटियान अपने शॉट को निकालते हुए इनके ऊपर हमला करने जाने लगा, लेकिन उसी वक्त सॉर्ड माउंटेन से एक पावरफुल एनर्जी निकलकर डुगू बाइटियान को हिट हो गई, जिस वजह से वो यहाँ से उड़कर दूर चला गया। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर जियांग फैमिली के ऊपर आता है, जहाँ पे शाओयुन एम्परर जियांग झान से मिलने के लिए आया हुआ था, लेकिन एम्परर जियांग झान तो उल्टा शाओयुन को एक इल्यूजन में ट्रैप कर देते हैं, जहाँ पे शाओयुन को देखने को मिलता है कि उसके सामने तो एक बहुत ही पावरफुल थंडर सॉर्ड स्किल परफॉर्म हो रही है, जिसको अच्छी तरह से देखने के बाद शाओयुन समझ चुका था कि एम्परर जियांग झान का सॉर्ड डाउ है। अब शाओयुन जब इसे समझ जाता है तो खुद ब खुद उसके सामने एक गेट आ गया, जिससे बाहर निकलते ही शाओयुन इस इल्यूजन से भी बाहर आ जाता है। अब शाओयुन एम्परर जियांग को उसके इस गाइडेंस के लिए शुक्रिया अदा करने लगा, लेकिन एम्परर जियांग उससे कहने लगे, तुम्हें मुझे शुक्रिया बोलने की कोई भी जरूरत नहीं, चलो पहले तुम ये बताओ, 7 कलर सॉर्ड को हासिल करने के लिए क्या तुमने उन सभी 7 सॉर्ड इंटेंट को हासिल कर लिया। जिसपे शाओयुन उसे नामे जवाब देते हुए कहने लगा था, अभी भी 2 सॉर्ड इंटेंट बाकी है। तो एम्परर जियांग उसे उन दोनों सॉर्ड इंटेंट के बारे में बताते हुए कहने लगे थे, तुम्हें जो अभी के लिए 2 सॉर्ड इंटेंट चाहिए वो टाइम और स्पेस के है। ये सुनकर शाओयुन उनसे सवाल करते हुए कहने लगा था, क्या आपको पता है कि ये मुझे कहाँ मिलेगा। जिसपे वो कहने लगे थे, बेवकूफ क्या तुम्हें नहीं पता, स्पेस स्वॉर्डमैनशिप तो तुम्हारे डुगू फैमिली से बिलोंग करता है। जो सुनके तो शाओयुन हैरान हो चुका था, क्योंकि वो रियलिटी में तो डुगू फैमिली से बिलोंग ही नहीं करता, तो उसे इस बारे में कैसे पता होगा। इसलिए वो एम्परर जियांग से कहने लगा था, सीनियर मैं आपके जितना स्किल्ड नहीं हूँ ना, इस वजह से मुझे इस बारे में नहीं पता, तो अब आप क्या मुझे बता सकते हैं कि टाइम स्वॉर्डमैनशिप मुझे किधर से मिलेगा। जिसपे एम्परर जियांग कहने लगे थे, मुझे नहीं पता, मैं जो कुछ भी जानता था मैंने तुम्हें वो बता दिया है। जो सुनके शाओयुन अपने मन में सोचने लगा था, लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। ये सोचते सोचते शाओयुन को तभी कुछ याद आ गया, इसलिए वो एम्परर जियांग से कहने लगा था, सीनियर उस 7 कलर सॉर्ड स्पिरिट ने आपसे कहा था कि आप एक नंबर के कमीने और हार्टलेस हो, आप इतने दिनों में उससे मिलने नहीं गए, इस वजह से वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। जो सुनते ही एम्परर जियांग शाओयुन को मारते हुए अपनी फैमिली से बाहर फेंक देते हैं। अब शाओयुन को इस तरह से जाता हुआ देखकर गेट पे खड़ा हुआ डिसाइपल कहने लगा, यह आया तो चल के था लेकिन जा उड़ के रहा है, लगता है इस बंदे ने एम्परर को गुस्सा दिला दिया। उसके एक कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर डुगू बाइटियान के ऊपर आता है, जो कि शाओयुन को ढूंढते ढूंढते वांजियान पवेलियन तक आ चुका था, जहाँ पे उसकी मुलाकात वांजियान विला के होलीसन यानी कि आबवूशान से होती है। तो आबवूशान उसे बताने लगा था कि डुगू जियान यहाँ पर नहीं है। जो सुन के वो कहने लगा, तुम मानोगे नहीं, वो एक नंबर का फ्रॉड इंसान है, वो मेरी फैमिली का नाम यूज करके खुद को बहुत ही ज्यादा फेमस करता जा रहा है, जिस वजह से सभी लोगों को लग रहा है कि डुगू फैमिली की यंग जनरेशन का सबसे पावरफुल डिसाइपल वो डुगू जियान है, जबकि
डुगू फैमिली का सबसे पावरफुल डिसाइपल तो मैं हूँ। एक मर्तबा बस वो मेरे सामने आ जाए, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो सुन के आभूषण उसका मुंह बंद कराते हुए कहने लगा था, ब्रदर आखिर तुम ये क्या कह रहे हो? मेरी बात मानो और यहाँ से चले जाओ। बेमतलब में तुम डुगू जियान से पंगा मत लो। तुम्हें अगर किसी और को बुरा भला कहना है तो तुम कहो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। लेकिन अगर तुम डुगू जियान के बारे में बोलोगे तो फिर तुम बर्बाद हो जाओगे। जिस किसी ने भी आज तक डुगू जियान से पंगा लिया है वो डिस्ट्रॉय हो गया है। जिस पे डुगू बाइटियान कहने लगा था, मुझे लगा ही था कि तुम लोग मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे, इसलिए सबूत के तौर पर तुम मेरी डुगू फैमिली का टोकन भी देख सकते हो। अभी वो यहाँ पे ये जेड टोकन आभूषण को दिखाई रहा था कि तभी जगह पे शायून भागते हुए आकर उसे गले लगा लेता है और उससे कहने लगता है, मेरे ग्रेट भतीजे, तुझसे मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब शायून के मुंह से भतीजा वर्ड सुन के यहाँ मौजूद लोग कहने लगे थे, तुमने सुना इस लड़के को डुगू जियान ने क्या कहा? ये लड़का तो डुगू जियान का भतीजा है। तो दूसरा बंदा कहता है, हाँ ये एक लेटेस्ट न्यूज है, अब तक किसी ने भी नहीं सुना होगा कि डुगू जियान का कोई भतीजा भी है। वहीं पे डुगू बाइटियान शायून को खुद से दूर करते हुए कहने लगा था, तुम बिना मतलब के मुझसे कनेक्शंस मत जोड़ो, क्योंकि तुम्हारे नाम का कोई भी बंदा मेरी डुगू फैमिली में नहीं है। जो सुन के शायून उससे कहने लगा था, अच्छा तो ऐसा है क्या? चलो फिर बताओ सॉर्ड डीमन तुम्हारा कौन था? जिसपे डुगू बाइटियन कहने लगा, वो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के अंकल थे। जिसपे शायून उससे कहने लगता है, अगर वो तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर के अंकल थे तो फिर बताओ उनका ग्रैंडसन तुम्हारा कौन लगेगा? जिसपे डुगू बाइटियन कहने लगा, उनका ग्रैंडसन मेरा अंकल लगेगा, मगर तुम मेरे अंकल नहीं हो सकते। अगर हो तो एक प्रूफ बताओ। जो सुन के शायून सॉर्ड डीमन का जेड टोकन निकाल के उसे दिखाने लगा, जिसको देखने के बाद तो बाइटियन को यकीन हो चुका था कि शायून उसका अंकल है। इस वजह से वो शायून से माफी मांगते हुए कहने लगा था, अंकल मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लग रहा था कि आप कोई फ्रॉड है। अब वो शायून से सवाल करते हुए पूछने लगता है, जिसपे शायून कहने लगा था, अफसोस की बात है कि अब वो नहीं रहे, क्योंकि 10,000 मॉन्स्टर बैटल फील्ड में उनकी फाइट सेंट लेवल के 18 डीमन से हो गई थी, जिस वजह से वो काफी ज्यादा घायल हो गए और इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। जिसपे डुगू बाइटियन उससे सवाल करते हुए पूछने लगा था, अगर ऐसा था तो फिर आप इतने दिनों से कहाँ पर थे? आप डुगू फैमिली में आए क्यों नहीं? जो सुन के शायून उसे एक और झूठी कहानी बताते हुए कहने लगा था, वो इसलिए क्योंकि उनके आखिरी वक्त में मैं उनके साथ था, मैं उन्हें यूं ही अकेला नहीं छोड़ सकता था। शायून की झूठी कहानी सुनकर डुगू बाइटियन काफी ज्यादा इमोशनल हो गया, तो शायून उसे गले लगाते हुए कहने लगा था, मेरे भतीजे तुम्हें अब रोने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा चाचा तुम्हारे साथ है। जो कहते साथ ही वो सॉर्ड डीमन के इनहेरिटेंस मैनुअल को निकालकर डुगू बाइटियन के हवाले कर देता है और कहता है कि ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा। इस मैनुअल को समझने के बाद तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाओगे और तुम्हारी सॉर्ड टेक्निक्स और भी ज्यादा शार्प हो जाएगी। इस मैनुअल को देने के साथ शायून उससे ये भी सवाल करता है, क्या तुम्हें अब भी मुझ पर डाउट है? अब इन दोनों चाचा भतीजे के इमोशनल ड्रामे को देखकर आभूषण के साथ साथ बाकियों के आंखों में भी आंसू आ गए और ये लोग शायून को अप्रिशिएट करने लगे थे। साथ ही साथ इन लोगों को इनके चहीते लोग भी याद आने लग गए। अब सीन शिफ्ट होकर वांजियन पवेलियन के एक रूम में आता है, जहाँ पर शायून डुगू बाइटियन को सॉर्ड डीमन का मैनुअल प्रैक्टिस करवा रहा था। अब वो जैसे ही उसे पूरी तरह से सीख लेता है तो वो फौरन से आके शायून से कहने लगा, अंकल आप तो सच में काफी ज्यादा कमाल के हो, मुझे लगता है कि आपने अब तक सॉर्ड हार्ट को भी मास्टर कर लिया होगा। सॉर्ड हार्ट का नाम सुनकर तो शायून काफी ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि ये नाम उसने पहली बार सुना था। तो वो उससे सवाल करते हुए कहने लगा, आखिर ये सॉर्ड हार्ट क्या है? जिसपे डुगू बाइटियन बताने लगा था, सॉर्ड हार्ट को हम तभी अचीव कर सकते हैं जब हम सॉर्ड को अपने जिस्म का हिस्सा ही समझे और उसे इस तरह से चलाए के देखने वाले को लगे कि ये हमारे बदन का हिस्सा है, तभी जाकर हम सही मायने में सॉर्ड हार्ट को अचीव कर पाते हैं। और इस चीज को अचीव करने के लिए डुगू फैमिली में तो 6 साल से ही हमें सेकुलरिजन में भेज दिया जाता है। जिसपे शायून उससे पूछने लगा, आखिर तुम कितने साल तक सेकुलरिजन में रहे? जिसपे डुगू बाइटियन बताता है कि वो सिर्फ 30 सालों तक ही सेकुलरिजन में रहा। जो सुन के तो शायून के होश ही उड़ गए थे, क्योंकि बाइटियन तो उससे काफी ज्यादा बड़ा है। शायून की हालत को देखकर बाइटियन उससे पूछने लगा, अंकल क्या आप ठीक हो? कहीं आपको कुछ हो तो नहीं गया? तो शायून फौरन से होश में आते हुए कहने लगा था, नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं तो बस सोच रहा था कि आखिर तुमने स्पेस सॉर्ड मैनुअल को किस तरह से मास्टर किया है, क्या तुम एक मर्तबा मुझे उसे परफॉर्म करके बता सकते हो? जो सुन के बाइटियन फौरन से शायून को स्पेस सॉर्ड टेक्निक परफॉर्म करके दिखाने लगा, जिसको देखने के बाद तो शायून की आंखें ही खुली रह गई, मगर फिर भी वो नाटक करते हुए कहने लगा था, मैंने जैसा सोचा था तुम वैसा बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहे हो। मुझे लगा था कि तुमने अब तक इसे अच्छी तरह से मास्टर कर लिया होगा, लेकिन लगता है कि तुमने स्पेस सॉर्ड मैनुअल को अच्छी तरह से स्टडी नहीं किया। जो सुन के डुगू बाइटियन कहने लगा था, अगर ऐसा है तो फिर मैं दोबारा से जाके स्पेस सॉर्ड मैनुअल को स्टडी करके आता हूँ। यह सुनते ही शायून फौरन से उसे रोक लेता है और उसे अपने झांसे में फंसाते हुए कहने लगा था, अगर तुम इस तरह से जाओगे और फैमिली वालों को पता चलेगा कि तुमने अब तक स्पेस सॉर्ड मैनुअल को अच्छी तरह से मास्टर नहीं किया है तो वो लोग तुमसे डिसअपॉइंट हो जाएंगे, जबकि तुम हमारी फैमिली के सबसे पावरफुल जीनियस बंदे हो। इसलिए एक काम करो, जब वक्त आएगा तो छुपके से डुगू फैमिली में जाना और उस सॉर्ड मैनुअल को मेरे पास लेकर आना, मैं तुम्हें वो अच्छी तरह से सिखा दूंगा। ये सुनकर डुगू बाइटियन दोबारा से इमोशनल होते हुए शायून के गले लग जाता है और कहता है, अंकल मैंने आपको जितना सोचा था आप उससे भी ज्यादा महान निकले। तो शायून उसे गले लगाकर कंफर्ट फील कराने लगा। साथ ही वो अपने मन में सोचने लगा, एक मर्तबा वो स्पेस मैनुअल मेरे हाथ लग जाए, फिर देखना इसे सिखाने के बहाने मैं खुद भी सीख लूंगा। शायून के ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर वांजियन विला के आउटर एरिया पे आ गया, जहाँ पे किन मिंग्यो अपने अंकल के साथ वांजियन विला के शॉर्ट कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आई हुई थी, लेकिन उसके अंकल उसे यहीं पर छोड़कर यहाँ से जाने की ट्राई कर रहे थे। तो किन मिंग्यो उनसे कहने लगे, अंकल आपको यहाँ पर मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा गया है, अगर आप यहाँ से चले जाएंगे तो फिर मुझे कौन प्रोटेक्ट करेगा? जो सुन के एक बंदा यहाँ पर आते हुए किन मिंग्यो से कहने लगा था, तुम फिक्र मत करो,
मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। वैसे भी हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है और बहुत ही जल्द हम मियाँ बीवी होंगे, इसलिए तुम्हें किसी और की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। ये कहते कहते वो किन मिंग्यू के काफी ज्यादा करीब आ जाता है तो किन मिंग्यू अपना शॉट उसके गले पे रखते हुए उसे खुद से दूर करते हुए कहने लगी थी, इसकी कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि मेरे अंकल यहाँ पर मेरी हिफाजत के लिए मौजूद है। वैसे भी मुझे यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं, हम लोग यहाँ पर बस शॉर्ट स्किल्स सीखने के लिए आए हुए हैं। जो सुन के ये बंदा फ्लेक्स मारते हुए कहने लगता है, यहाँ पर सीखने लायक मेरे लिए कोई भी चीज नहीं, मैं तो बस फन के लिए इस कॉम्पिटिशन को ज्वाइन करने आया हूँ। वैसे भी मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर हूँ, मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। जिसपे किन मिंग्यू कहने लगी थी, तुम्हें ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, क्या पता कल को कोई अनजान वॉरियर आकर तुम्हें हरा दे और तुम्हें उसकी भनक भी ना हो। जिसपे ये बंदा कहने लगा, मुझे हराने की ताकत सिर्फ शायून के अंदर है, उसके अलावा मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। वैसे भी मैं बहुत ही जल्द शायून को चैलेंज करके उसे हरा दूंगा, जिसके बाद इस पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल जीनियस डिसाइपल मैं बन जाऊंगा। वो अभी यहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी किन मिंग्यू से इग्नोर मारते हुए वांजियन विला के अंदर चली जाती है, जहाँ पे हम वांजियन विला के अंदर शायून को देखते हैं जो कि डुगू बाइटियन को चने के झाड़ पे चढ़ाते जा रहा था और डुगू बाइटियन भी चने के झाड़ पे चढ़ते जा रहा था। इन दोनों चाचा भतीजे के ऐसे तमाशे को देखकर तो जियान अपना सर ही पकड़ लेता है। उसी वक्त आभूषण अपने नए मेहमानों को शायून और बाकियों से मिलाने के लिए लाता है, जहाँ पे वो शायून को इस बंदे के बारे में बताते हुए कहने लगा था, इसका नाम जुन सेंजी है। तो शायून उसे ग्रीट करने लगा, मगर जुन सेंजी उसे इग्नोर मारते हुए कहने लगा था, मैं यहाँ पर लोगों से मिलने नहीं बल्कि यहाँ पर फन करने के लिए आया हूँ। जुन सेंजी के ऐसे बिहेवियर को देखकर डुगू बाइटियन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अंकल के साथ इस तरह से बिहेव करने की। लेकिन उसी वक्त जियान बाइटियन को रोकते हुए कहने लगा था, तुम मुझसे मत उलझो क्योंकि वो जुन फैमिली का यंग मास्टर है जो कि आने वाले वक्त में जुन फैमिली का हेड बनेगा। जिसपे डुगू बाइटियन कहने लगा, भले ही वो जुन फैमिली का यंग मास्टर है लेकिन हमारी भी अपनी खुद की एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। भले ही अभी के लिए डुगू फैमिली डिक्लाइन हो गई है मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हो गए हैं। उसी वक्त आभूषण शायून को किन मिंग्यू से मिलवाता है। किन मिंग्यू को यहाँ पर देखकर शायून काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो उससे पूछने लगा था, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिसपे किन मिंग्यू शायून से कहने लगी, यहाँ पर तुम जिस लिए आए हो इसीलिए मैं भी आई हूँ। तो शायून कहता है, अच्छा ऐसा है क्या। अब शायून को किन मिंग्यू को इस तरह से बात करता हुआ देखकर आभूषण हैरान हो गया। वो किन मिंग्यू से पूछने लगा, फेरी किन, क्या आप शायून को पहले से ही जानती हो। जिसपे डुगू बाइटियन कहने लगा था, मेरे अंकल को कौन नहीं जानता, मेरे अंकल बहुत ही ज्यादा फेमस है। जो सुन के किन मिंग्यू शायून से कहने लगी, तुमसे मिले हुए बस कुछ महीने ही गुजरे हैं लेकिन इन चंद महीनों में तुमने अपने भतीजे को भी जन्म दे दिया। सच में मैं तुमसे जितनी बार भी मिलती हूँ तुम मुझे हैरान कर देते हो। जिसपे शायून उससे कहने लगता है, तुम भी कुछ कम नहीं। जो कहने के बाद ये सभी लोग वांजियन विला के हॉल में चले जाते हैं और इसी के साथ हमारा ये मजेदार सा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस, जाने से पहले मैं एक मर्तबा और कहना चाहूंगा कि आप लोग याद से मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ इन्फिनाइट इनलाइटमेंट के पार्ट 28 को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे जुन फैमिली का यंग मास्टर स्वॉर्डमैनशिप की बुराई करते हुए कहने लगा था, स्वॉर्डमैनशिप को कल्टीवेट करना बस एक टाइम पास है, इसमें लोग बस अपने टाइम को वेस्ट करते हैं क्योंकि चाहे कोई भी कितना भी स्वॉर्डमैनशिप को प्रैक्टिस कर ले, आफ्टर ऑल टॉप पे तो बस सुप्रीम बॉडी वाले ही जाते हैं। जो सुन के तो सभी लोगों को इसके ऊपर गुस्सा आ रहा था, लेकिन ये सभी लोग इसकी आइडेंटिटी को देखते हुए खामोश थे। लेकिन डुगू बाइटियन इसकी बातों को सुनकर बिल्कुल भी खामोश रहने वाला नहीं था क्योंकि डुगू फैमिली स्वॉर्डमैनशिप को बहुत ही ज्यादा मानती थी। इसलिए डुगू जियान गुस्से में खड़े होते हुए जुन फैमिली के यंग मास्टर से कहने लगा, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्वॉर्डमैनशिप को टाइम पास बोलने की, तुम जैसा बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। डुगू बाइटियन के बात को सुनकर जुन फैमिली का यंग मास्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो डुगू फैमिली से कहने लगा, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की, लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। अब यहाँ के माहौल को बिगड़ता हुआ देखकर आभूषण फौरन से इन लोगों को शांत कराने लगा, लेकिन जुन फैमिली का यंग मास्टर तो खामोश होने के लिए रेडी ही नहीं था क्योंकि डुगू बाइटियन की बातें उसके ईगो को हर्ट कर चुकी थी। इसलिए वो डुगू बाइटियन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको कि डुगू बाइटियन अपने डिफेंसिव फॉर्मेशन का यूज करते हुए बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर लेता है। यहाँ के माहौल को और भी ज्यादा बिगड़ता हुआ देखकर आभूषण इन दोनों को समझाते हुए कहने लगा था, यहाँ पर प्राइवेटली फाइट करना मना है, अगर तुम दोनों इसी वक्त नहीं रुके तो हो सकता है कि वांजियन विला के एल्डर्स तुम्हें पनिश करे। मेरी बात मानो और बैठकर इस मामले को सुलटाओ। लेकिन जुन सेंजी तो अपने अलग ही धुन में था। वो आभूषण की बातों को इग्नोर मारते हुए डुगू बाइटियन से कहने लगा, तुम सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, चलो मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप मेरे सुप्रीम बॉडी के सामने क्या कर सकती है। जो कहने के बाद वो अपने अल्टीमेट पावर का यूज करते हुए डुगू बाइटियन के ऊपर हमला करने की तैयारी करने लगा। इस तरफ डुगू बाइटियन भी अपने स्वॉर्डमैनशिप का जलवा दिखाने के लिए तैयार था। अब इससे पहले कि ये दोनों आपस में टकरा पाते उसी वक्त यहाँ का टाइम फ्रीज हो जाता है और यहाँ मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो सभी एक ही जगह पर स्टक हो जाते हैं। जिसके बाद हम इस जगह पर वांजियन विला के एक पावरफुल एल्डर को आता हुआ देखते हैं जो कि सीधा आके अपने लीडर पोजीशन पे जाके बैठ जाते हैं। जिसके बाद वो यहाँ के टाइम को भी रिलीज कर देते हैं। साथ ही वो कहते हैं, आजकल की यंगर जनरेशन तो बहुत ही ज्यादा बदतमीज हो चुकी है, ये लोग तो रूल्स का जरा भी ख्याल नहीं रखते। अब एल्डर सभी लोगों से कहते हैं कि सब चुपचाप अपने सीट
पर जाकर बैठ जाओ। तो डुगू बाइटियान और आभूषण एल्डर को ग्रीट करते हुए अपने सीट पर जाकर बैठ गए, लेकिन जुन सेंजी तो अपने अलग ही गुमान में था। वो एल्डर से सवाल करते हुए कहने लगा था, एल्डर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पिछले हजारों सालों में हमारे कॉन्टिनेंट में एक भी सॉर्ड एम्परर क्यों नहीं अपीयर हुआ? जुन सेंजी के सवाल का जवाब तो एल्डर के पास भी नहीं था, इसलिए जुन सेंजी खुद ही जवाब देते हुए कहने लगा था, वो इसलिए क्योंकि स्वॉर्डमैनशिप बहुत ही ज्यादा वीक है, वो कभी भी किसी कल्टीवेटर को एम्परर बनने की इजाजत नहीं देती। जो सुन के तो वापस से यहाँ मौजूद लोगों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। इवन की किन मिंग्यू के अंकल अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए जुन सेंजी को सबक सिखाने के लिए भी तैयार हो गए थे, लेकिन किन मिंग्यू अपने अंकल को रोक देती है क्योंकि वो यहाँ पर फालतू के तमाशे खड़े नहीं करना चाहती थी। उसी वक्त एल्डर जू सेंजी से कहने लगे, बच्चे देखो मैं भी एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर हूँ, लेकिन इतने सालों तक प्रैक्टिस करने के बाद भी मैंने अब तक डाउ हार्ट को अचीव नहीं किया क्योंकि मैं उतना ज्यादा टैलेंटेड नहीं। अब तक मैंने डाउ हार्ट को अचीव नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि स्वॉर्डमैनशिप ही बेकार है। देखो कोई भी कल्टीवेशन पाथ बेकार नहीं होती। अगर पिछले कई सदियों से कोई भी स्वॉर्ड एम्परर अपीयर नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि स्वॉर्डमैनशिप वीक है। मैं तुम्हें बता दूं, स्वॉर्डमैनशिप किसी भी एंगल से कमजोर नहीं। हम स्वॉर्डमैनशिप के पाथ को फॉलो करते हुए भी एम्परर बन सकते हैं, लेकिन अभी तक स्वॉर्डमैनशिप को समझने वाला कोई भी अपीयर नहीं हुआ। कमी स्वॉर्डमैनशिप में नहीं है, कमी हम लोगों में है, क्योंकि हम लोग ही उतने ज्यादा टैलेंटेड नहीं है कि स्वॉर्डमैनशिप जैसे महान कल्टीवेशन पाथ को अच्छी तरह से समझ सके। स्वॉर्डमैनशिप एक बहुत ही डिफिकल्ट कल्टीवेशन पाथ है, इसमें कोई भी ऐरा गहरा टॉप पर नहीं पहुंच सकता। जो सुनने के बाद भी जुन सेंजी का मन नहीं भरता। वो तो बस किसी भी तरह से स्वॉर्डमैनशिप को वीक और सुप्रीम बॉडी के कल्टीवेशन पाथ को स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहता था, क्योंकि वो खुद भी सुप्रीम बॉडी के पाथ को फॉलो करता है। इसी वजह से उसे ये गुमान था कि सिर्फ सुप्रीम बॉडी ही यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल है। इस वजह से वो एल्डर से कहने लगा, आपका कहने का मतलब ये है कि स्वॉर्डमैनशिप बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, जिस कारण कई सौ सालों के बाद भी कोई स्वॉर्ड एम्परर अपीयर नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं, केओस बॉडी को कल्टीवेट करना स्वॉर्डमैनशिप से भी ज्यादा डिफिकल्ट है, तो फिर उसमें कैसे आज तक भी केओस एम्परर अपीयर हो रहे हैं? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप सभी स्वॉर्ड कल्टीवेटर्स बस अपने पाथ को पावरफुल दिखाने के लिए यहाँ पर ये सब बहाने बना रहे हैं, जबकि आप लोग भी जानते हो कि स्वॉर्डमैनशिप उस लेवल की कल्टीवेशन पाथ नहीं है जिसको फॉलो करते हुए कोई एम्परर बन सके। जू सेंजी की बातों को सुनकर अब एल्डर भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि जू सेंजी अपनी हद पार कर रहा था। इसलिए वो जू सेंजी से गुस्से में कहने लगे, बच्चे देखो तुम मुझसे बात करने के बिल्कुल भी लायक नहीं, इसलिए थोड़ा तमीज से रहो। अब अपने एल्डर को गुस्सा होता हुआ देखकर आभूषण उन्हें शांत कराने लगा, लेकिन तभी जू सेंजी कहने लगा, अगर आपके मुताबिक मैं आपसे बात करने के लायक नहीं तो फिर मैं यहाँ पर मौजूद किसी भी यंगर जनरेशन के स्वॉर्ड वॉरियर से फाइट कर सकता हूँ, ये साबित करने के लिए कि सुप्रीम बॉडी ही ज्यादा पावरफुल है। जू सेंजी के चैलेंज को सुनकर कोई भी उससे फाइट करने के लिए रेडी नहीं था, जो देखकर डुगू बाइटियन उससे फाइट करने जाने लगा, लेकिन तभी शायून उसे रोक देता है और खुद आगे बढ़ते हुए कहने लगा था, यहाँ मौजूद सभी स्वॉर्ड कल्टीवेटर्स के बिहाफ पर मैं तुमसे फाइट करूंगा और तुम्हें दिखाऊंगा सुप्रीम बॉडी की औकात स्वॉर्डमैनशिप के सामने कुछ भी नहीं। जो सुनकर जू सेंजी कहने लगा, आखिर मैं तुमसे क्यों फाइट करूं? तुम मुझसे फाइट करने के लिए क्वालिफाइड नहीं। तुम क्या यहाँ मौजूद कोई भी मुझसे फाइट करने के लिए क्वालिफाइड नहीं? ये सुनकर आभूषण जू सेंजी से कहने लगा, तुम डुगू जियान को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि डुगू जियान मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। अगर मैं खुद भी अपनी पूरी ताकत लगाकर डुगू जियान से फाइट करूं तो भी मैं उसे हरा नहीं सकता। मेरा छोड़ो, अगर हेवनली लिस्ट का टॉप कल्टीवेटर भी डुगू जियान से आकर फाइट करे तो उसके भी चांसेस डुगू जियान के सामने जीतने के बहुत ही ज्यादा कम होंगे। जो सुनकर अब वो शायून से फाइट करने के लिए रेडी हो गया और अपने ऑरा को रिलीज करके शायून के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन शायून भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी अपने शॉर्ट इंटेंट को रिलीज कर देता है, जिस वजह से इन दोनों के ऑरा प्रेशर्स आपस में टकराने लगे। शायून के शॉर्ट इंटेंट को देखकर किन मिंग्यू के अंकल भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके थे। उसी वक्त हम वांजियन विला के एल्डर को देखते हैं, जो कि इस जगह पर एक अलग पैसेज को ओपन कर देते हैं, क्योंकि अगर ये दोनों यहाँ पर फाइट करेंगे तो वांजियन विला पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस वजह से अब ये सभी लोग इस पोर्टल का यूज करते हुए एक अलग ही स्पेस में आ गए, जहाँ पे आने के बाद जू सेंजी शायून से कहने लगा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे हरा नहीं पाओगे, लेकिन कम से कम मुझे इतनी अच्छी टक्कर तो देना कि मुझे तुमसे फाइट करने में बोर ना हो। उसी वक्त एल्डर शायून से पूछते हुए कहने लगे थे, क्या तुम सच में इससे फाइट करना चाहते हो? क्योंकि एक मर्तबा जब फाइट स्टार्ट हो जाएगी तब तुम पीछे नहीं हट सकते। जिस पे शायून एल्डर से कहता है कि एल्डर आप बेफिक्र हो जाए, मैं इससे फाइट भी करूंगा और इसे हराऊंगा भी। इस तरफ जून सेंजी अपने सुप्रीम बॉडी की पावर को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा था, इस फाइट के बाद सभी लोगों को पता चल जाएगा कि ये एरा सुप्रीम बॉडी के जीनियसेस का एरा है। जो सुनकर शायून भी एक्साइटेड होते हुए कहने लगा था, सुप्रीम बॉडी को हराए हुए मुझे काफी ज्यादा दिन बीत चुके हैं। फाइनली आज के दिन दोबारा से मुझे किसी सुप्रीम बॉडी को हराने का मौका मिल रहा है। ये कहकर शायून अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है। उसी वक्त जू सेंजी अपने फैमिली के अल्टीमेट टेक्निक को यहाँ पर परफॉर्म करने लगा, जिसको देखकर शायून उससे कहने लगा, अब तुम यहाँ पर कर्तव्य दिखाते रहोगे या फिर मुझ पर अटैक भी करोगे? जो सुनकर जू सेंजी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, इसलिए वो फौरन से अपने फैमिली के अल्टीमेट टेक्निक से शायून के ऊपर हमला कर देता है, जिसको रोकने की शायून अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो इस अटैक को रोकते हुए पीछे खिसकता जा रहा था। उसी वक्त यहाँ पर एनर्जी का जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिसको देखकर सभी लोगों को लगने लगा था कि अब शायून का गेम बच चुका है, इसलिए सभी लोग यहाँ पर निराश हो गए। लेकिन जैसे ही एनर्जी हटती है तो सभी लोग देखते हैं कि शायून तो सही सलामत है। शायून को सही सलामत देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। अब शायून आगे आकर जू सेंजी से कहने लगा, मुझे लगा था कि तुम इस अटैक का यूज करते हुए मुझे थोड़ा बहुत इंजर्ड तो कर ही दोगे, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। जो सुनकर वांजियन विला के एल्डर कहने लगे थे, ये टेक्निक वीक नहीं थी, इसको यूज करने वाला वीक था। अब शायून जू सेंजी से कहने लगा, जैसा कि अब मैंने तुम्हारे अटैक को ब्लॉक कर लिया है, इस वजह से मैं उम्मीद करूंगा कि तुम भी
भी मेरे अटैक को ब्लॉक करने की हिम्मत रखते होगे। जो सुनकर जू शेंजी कहने लगा था, अच्छा ठीक है, तो फिर तुम फटाफट मुझ पर अपना अटैक चलो। ये सुनकर शायून अपने स्वॉर्ड में एनर्जी इकट्ठा करने लगा। शायून के स्वॉर्ड से निकल रहे स्वॉर्ड इंटेंट को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे, क्योंकि ये स्वॉर्ड इंटेंट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इवन की खुद वांजियन विला के एल्डर कहने लगे थे, आज से पहले मैंने कभी भी इस तरह की स्वॉर्ड इंटेंट को एक्सपीरियंस नहीं किया। पता नहीं ये बच्चा किस तरह की टेक्निक को यूज कर रहा है। शायून के स्वॉर्ड टेक्निक को देखकर डुगू बाइटियन उसे पहचान जाता है। वो कहने लगता है, ये टेक्निक तो मेरे एंसेस्टर स्वॉर्ड डीमन का है। उसी वक्त जू शेंजी शायून का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा था, अगर तुम इसी तरह से अपने स्वॉर्ड में 100 साल तक भी एनर्जी इकट्ठा करोगे, फिर जाकर मुझ पर अटैक करोगे, तब भी इसका कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी और मेरी स्ट्रेंथ में बहुत ही बड़ा गैप है। प्लस मेरे पास सुप्रीम बॉडी भी है, इसलिए मैं तुम जैसे मॉडल बॉडी वाले के अटैक से तो बिल्कुल भी नहीं हारने वाला। इसी वक्त शायून के बॉडी से और भी खतरनाक एनर्जी रिलीज होने लगी, जिसको देखकर तो जून शेंजी भी थोड़ा सा घबरा गया था। इसलिए वो शायून से कहने लगा, कब तक तुम अपने अटैक को चार्ज करते रहोगे, जल्दी से मुझ पर अटैक करो, क्योंकि मेरे पास टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं। जो सुन के किनमिंगी उससे कहने लगी, तुम्हारे पास तो सुप्रीम बॉडी है, तो फिर तुम्हें इतनी घाई किस बात की है, कहीं तुम शायून के अटैक को देखकर डर तो नहीं रहे। तो जून शेंजी कहने लगा था, डर वो भी मुझे लगेगा, कभी नहीं, मैं एक मॉडल बॉडी वाले पर्सन के अटैक से बिल्कुल भी नहीं डरता। उसी वक्त हम शायून को देखते हैं, जिसने की जितने भी एनर्जी को इकट्ठा किया था, वो उन सभी को एक जाइंट स्वॉर्ड का फॉर्म दे देता है, जिसको देखने के बाद यहाँ मौजूद सभी लोग तो और भी ज्यादा हैरान हो चुके थे। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि शायून कुछ ऐसा भी कर सकता है। अब स्वॉर्ड फॉर्म हो जाने के बाद भी शायून नहीं रुकता, वो अभी भी आसपास की एनर्जी का यूज करते हुए अपने अटैक को चार्ज करने में लगा हुआ था, जिस वजह से दिन से रात और रात से दिन हो गया। अब पूरे एक दिन गुजरने के बाद भी शायून का अटैक रेडी नहीं होता, जो देखकर तो जून शेंजी इरिटेट हो गया। लेकिन बाकी सभी लोग शायून को मोटिवेट करने लगे। वो कहने लगे, तुम इस अटैक को चार्ज करने में चाहे जितना भी वक्त लो चलेगा, लेकिन याद रखना तुम्हारे इस अटैक से इस कमीने की हालत खराब हो जानी चाहिए। जो सुनकर शायून अब फाइनली अपने अटैक को जून शेंजी के ऊपर रिलीज कर देता है, जिसको कि जून शेंजी अपने यिन यांग पाम का यूज करके ब्लॉक कर लेता है, जिस वजह से यहाँ पर एनर्जी का ब्लास्ट हो गया। लेकिन हम जून शेंजी को देखते हैं, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे शायून के अटैक से कुछ भी नहीं हुआ, बट तभी वो एक हीलिंग पिल निकालकर उसे खा लेता है। जब जाकर हमें पता चलता है कि वो तो इंटरनली काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है, यहाँ तक कि उसके मुंह से खून के फव्वारे भी निकलने लगे, जिस कारण वो बेहोश हो गया। इसी के साथ हमारा ये सीन यहीं पर कट हो जाता है, जिसके बाद हमें वांजियन विला के स्वॉर्ड फॉर्जिंग वैली को दिखाया जाता है, जहाँ पर आभूषण सभी लोगों को लेकर आ गया और वो इस जगह के बारे में इन लोगों को बताते हुए कहने लगा, ये हमारे वांजियन विला का स्वॉर्ड फॉर्जिंग वैली है। इस जगह पे स्वॉर्ड फोर्ज किया जाता है, वो भी एक बेहद ही यूनिक टेक्निक की मदद से। वांजियन विला के अंदर ऐसा कोई भी डिसाइपल नहीं जो कि इस वैली के बारे में मुझसे बेहतर जानता हो, इसलिए आज के दिन मैं तुम्हें इस जगह पर गाइड करूंगा। आभूषण इस जगह पे सभी लोगों से ये सब कह ही रहा था कि इधर पे डुगू बाइटियन शायून से कहने लगा, अंकल आपने जो मूव इस्तेमाल किया था वो बहुत ही कमाल की थी, इसलिए मैं भी उसे सीखना चाहता हूँ। लेकिन शायून उसे मना करते हुए कहने लगा था, मैं तुम्हें वो नहीं सिखाऊंगा। जो सुनकर डुगू बाइटियन शायून के सामने रिक्वेस्ट करने लगा, मगर शायून उसे समझाते हुए कहने लगा था, जरा मेरे एक सवाल का जवाब दो, अगर कभी ये टेक्निक तुम्हारा अपोनेंट यूज कर रहा हो तब तुम क्या करोगे? तो डुगू बाइटियन कहने लगा, मैं उसी वक्त अपना स्वॉर्ड उसके सीने में उतार दूंगा और उसे जगह पर ही खत्म कर दूंगा। जो सुनकर शायून कहने लगा, मैं तुम्हें यही तो बताना चाहता था, अगर तुम्हारा अपोनेंट तुम जैसा दिमागदार हुआ और तुम इस टेक्निक को यूज करने लगे तो बताओ क्या वो तुम्हें इसका इस्तेमाल करने देगा? तो डुगू बाइटियन कहने लगा, वो मुझे इस मूव को इस्तेमाल करने नहीं देगा, क्योंकि बैटल फील्ड में मैं उसका दुश्मन रहूंगा, इस वजह से वो चाहेगा कि वो कैसे भी करके मुझे हरा दे, एक्सेप्ट अगर वो कोई बेवकूफ नहीं हुआ तो। जिसपे शायून उससे कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही समझा, मैं तुम्हें कब से यही समझाने की कोशिश कर रहा था, वैसे भी हर कोई अपोनेंट मेरे अपोनेंट जैसा बेवकूफ नहीं होता। जो सुनकर जून शेंजी शायून के ऊपर गुस्सा हो जाता है। वो शायून से कहने लगा, इस मर्तबा तो मैंने तुम्हें चांस दे दिया, लेकिन अगली मर्तबा तुम्हें बिल्कुल भी चांस नहीं मिलेगा। तो शायून उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, तुम चाहे चांस दो या ना दो, तुम्हें हराना मेरे बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि हर बार तो मैं अपने इस मूव का इस्तेमाल करूंगा नहीं, और वैसे भी तुम एक लूजर हो जो कि मेरे एक अटैक को भी झेल नहीं पाया। तो सोचो अगर मैं तुमसे अपनी पूरी ताकत लगाकर फाइट करूंगा तो फिर तुम्हारा क्या हाल होगा। अभी ये दोनों यहाँ पर इसी तरह से बहस कर ही रहे थे कि तभी आभूषण सभी लोगों को स्वॉर्ड फॉर्जिंग प्लेटफॉर्म के पास लेकर आ जाता है, जहाँ पर एक स्वॉर्ड मास्टर स्वॉर्ड फोर्ज करने की तैयारी कर रहे थे। अब आभूषण इस मास्टर के बारे में बताते हुए कहने लगा था, इनका नाम मास्टर आउमिंग है, जो कि आज के दिन हमें अर्थ एट्रीब्यूट का होली वेपन बनाकर दिखाएंगे। जो सुनकर सभी लोग मास्टर आउमिंग के लिए क्लैप करने लगे। अब मास्टर आउमिंग अपने हैमर से वेपन फोर्ज करने लगते हैं, जिस वजह से ये पूरी प्लेटफॉर्म ही शेक होने लगी और सभी लोग अपने आप को एक हैमर जैसा महसूस कर पा रहे थे। तभी आभूषण बताने लगा कि मास्टर आउमिंग जिस फॉर्जिंग टेक्निक का यूज कर रहे हैं उसमें हम लोगों को दिख रहा होगा कि वो बस एक ही बार हैमर को मार रहे हैं, लेकिन उनके एक ही हैमर स्टेप में 1000 हैमर के ब्लोज है। जो सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए थे, क्योंकि ये एक लेजेंडरी वेपन फोर्जिंग टेक्निक थी, जिसको कि 1000 हैमर ऑफ वेपन रिफाइनिंग कहा जाता है। जो देखकर अब शायून भी अपने केओस पावर का यूज करते हुए 1000 हैमर ऑफ वेपन रिफाइनिंग को परफॉर्म करने लगा, जिस वजह से मास्टर आउमिंग का ध्यान भी शायून के ऊपर चला गया और बाकी के लोग भी शायून को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। वहीं पे डुगू बाइटियन कहने लगा, लगता है मेरे अंकल ने इस टेक्निक को सीख लिया। सच में मेरे अंकल तो बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं, इनके सामने तो बड़े से बड़ा जीनियस चाय कम पानी है। वहीं पे किनमिंग्यू के अंकल भी शायून से इम्प्रेस हो गए थे। वो शायून को देखकर कहने लगे, शायून तो एक रोल मॉडल बनने के लायक है। इस तरफ मास्टर आउमिंग भी शायून की तारीफ करते हुए कहने लगे थे, लगता है अब ये दुनिया बहुत ही जल्द बदलने वाली है। जो कह के मास्टर आउमिंग अपने स्वॉर्ड फोर्जिंग
चार्जिंग प्रोसेस को रोक देते हैं, जिस वजह से शाओयुन भी रुक गया। अब मास्टर आओमिंग आभूषण से शाओयुन के बारे में सवाल करते हुए पूछने लगे थे आखिर ये बंदा कौन है। तो आभूषण मास्टर को ग्रीट करते हुए कहने लगा था इसका नाम डुगू जियान है और ये सॉर्ड डीमन का डिसेंडेंट है, साथ ही साथ ये मेरा फ्रेंड भी है। जो सुन के मास्टर कहने लगे अच्छा तो ये डुगू फैमिली का मेंबर है। इसमें कोई हैरानी नहीं कि डुगू फैमिली के लोग हमेशा से ही टैलेंटेड रहे हैं। तभी आभूषण शाओयुन से सवाल करते हुए पूछने लगा था ब्रदर क्या तुम मुझे बता सकते हो तुमने इस टेक्निक को कितनी मर्तबा रियलाइज किया। जिसपे शाओयुन नॉर्मली कहने लगा ज्यादा नहीं बस 250 टाइम्स। जो सुन के तो आभूषण के पसीने ही छूट गए थे। वहीं पे डुगू बाइटियन कहने लगा इसका मतलब अंकल का एक हैमर स्टेप 250 हैमर ब्लोज के बराबर है। सच में मेरे अंकल तो बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। ये कह के वो शाओयुन की तारीफें करने लगा। वहीं पे आभूषण शर्म के मारे कहने लगता है मैं तो किसी भी मामले में ब्रदर डुगू से कम्पीट नहीं कर सकता, वो तो मुझसे 1000 गुना ज्यादा टैलेंटेड है। वहीं पे मास्टर आओमिंग अपने फोर्ज किए हुए स्वॉर्ड को भट्टी में डाल देते हैं। तो आभूषण सभी लोगों से कहने लगा था हमारा यहाँ का काम खत्म हो चुका है, अब हम स्वॉर्ड पूल की ओर चलेंगे। जो सुन के सभी लोग स्वॉर्ड पूल की ओर चले जाते हैं। लेकिन उसी वक्त मास्टर आओमिंग आभूषण को रोकते हुए कहने लगे थे ये जो बच्चा डुगू जियान है वो सच में काफी ज्यादा कमाल का है, क्योंकि मैंने 1000 हैमर ऑफ रिफाइनिंग वेपन टेक्निक को पूरे 500 साल लगाकर सीखा है, लेकिन इस लड़के ने बस चंद मिनटों में ही इस टेक्निक के 250 टाइम्स को रियलाइज कर लिया। तो आभूषण उनसे कहने लगा मास्टर आपको ज्यादा अपसेट होने की जरूरत नहीं, क्योंकि यंग जनरेशन बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। जो सुन के मास्टर कहने लगे अच्छा ऐसा है तो फिर बताओ तुमने इसे कितनी मर्तबा रियलाइज किया, क्योंकि तुमने तो मुझे 4 मर्तबा स्वॉर्ड फोर्ज करते हुए देखा है, इसलिए तुम्हें इसका जवाब देना ही होगा। जो सुन के आभूषण कहने लगा था डुगू जियान एक मॉन्स्टर है, आप उसे हम जैसे लोगों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उसने हेवनली डाउ तक को हराया है जो कि एक एम्परर का अवतार था। जो सुन के मास्टर अभी भी उससे कह रहे थे बात चाहे जो भी हो, लेकिन तुमने मुझे 4 मर्तबा स्वॉर्ड फोर्ज करता हुआ देखा है, इसलिए तुमने कुछ तो सीखा होगा। बट आभूषण अभी भी मास्टर से कह रहा था कि आप मुझे उससे कंपेयर मत करो, मगर मास्टर थे कि बार बार उससे यही कहे जा रहे थे कि तुमने मुझे 4 मर्तबा स्वॉर्ड को फोर्ज करता हुआ देखा है, जबकि डुगू जियान ने पहली बार देखा। अगर वो कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते। जो सुन के आभूषण अपने घुटनों पर आते हुए मास्टर से कहने लगा मैं मानता हूँ कि इसमें सारी गलती मेरी है, मैंने इस टेक्निक को सीखने में ध्यान नहीं दिया। जो कहते हुए वो जोर से चिल्लाकर कहता है कि मैं एक ट्रैश हूँ। उसके ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर स्वॉर्ड पुल के पास आता है, जहाँ पर मास्टर सभी लोगों से कह रहे थे कि इस जगह से तुम अपने लिए एक सूटेबल स्वॉर्ड को कलेक्ट कर सकते हो, इस जगह से तुम अपने लिए सूटेबल स्वॉर्ड्स को कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसमें तुम्हारे पास बस एक ही घंटा रहेगा, 1 घंटे के बाद किसी भी हालत में तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। जो कहने के बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। तो शाओयुन कहने लगा ये जगह तो बिल्कुल फिशिंग पूल की तरह है, लेकिन ब्रदर जियान शाओयुन से कहने लगा तुम गलत कह रहे हो, क्योंकि ये वो जगह नहीं जहाँ पर हम स्वॉर्ड्स को चूज करेंगे, यहाँ पर स्वॉर्ड्स हमें चूज करती है, हमें बस अपने स्वॉर्ड इंटेंट को रिलीज करना होता है, जिससे अट्रैक्ट होकर हमारे स्वॉर्ड इंटेंट के लेवल के हिसाब से स्वॉर्ड्स हमारे पास आते हैं। हमारा स्वॉर्ड इंटेंट जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा हम उतने ही सारे हाई ग्रेड के स्वॉर्ड्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये कह के ब्रदर जियान स्वॉर्ड्स को अट्रैक्ट करके बताता है। अब बाकी के लोग भी अपने स्वॉर्ड इंटेंट की मदद से स्वॉर्ड्स को अट्रैक्ट करने लगे थे। जो देखकर जुन सेंजी भी स्वॉर्ड को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर नहीं था, जिस वजह से उसके पास कोई भी स्वॉर्ड इंटेंट नहीं, इसलिए एक भी स्वॉर्ड उसके पास नहीं आता। वहीं पे डुगू बाइटियन के तरफ काफी सारे स्वॉर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं, जिनको कि वो बड़े ही स्टाइलिश अंदाज में पकड़ लेता है, लेकिन कुछ स्वॉर्ड्स जाकर उसके बैक पे हिट हो गए। जो देख के शाओयुन कहने लगा मेरे ग्रेट भतीजे आखिर ये तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तो जियान शाओयुन को बताने लगा था लगता है डुगू बाइटियन ने 1 से ज्यादा स्वॉर्ड इंटेंट को मास्टर किया है, इस वजह से उसकी तरफ इतने सारे स्वॉर्ड्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। जो सुनकर शाओयुन कहने लगा मैंने तो 5 टाइप के स्वॉर्ड इंटेंट को मास्टर किया है। ये सुनते ही सभी लोग शाओयुन से दूर भागने लगे और शाओयुन से बहुत ही ज्यादा दूर जाकर खड़े हो जाते हैं। जो देख के शाओयुन को बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन तभी काफी सारे स्वॉर्ड्स शाओयुन की तरफ ही आने लगे। तो शाओयुन एक बैरियर बनाकर खुद को इनसे प्रोटेक्ट करने लगा, जिस वजह से यहाँ पर धुआं हो गया और सभी लोगों को लगने लगा था कि शाओयुन का अब गेम बच चुका है। इसलिए ये लोग कहने लगे शाओयुन सच में एक कमाल का जीनियस बंदा था, जिसने की 5-5 स्वॉर्ड इंटेंट को कल्टीवेट किया। वहीं पे डुगू बाइटियन को तो अपने अंकल शाओयुन के लिए काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, क्योंकि इस धुएं की वजह से किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर हमारे व्हाट्सएप चैनल नरेटर जीशान को फॉलो कर ले। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ इन्फिनाइट इनलाइटमेंट के पार्ट 29 यानी कि सीजन 1 के लास्ट एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम शाओयुन को देखते हैं जो कि अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए सभी शॉट्स को खुद से दूर कर देता है। साथ ही वो कहता है अगर तुम में से कोई भी शॉट होली ग्रेड का नहीं तो फिर मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा, इसलिए अगर यहाँ पर कोई होली शॉट है तो वो मुझे फॉलो कर सकता है, मैं बिला झिझक उसे अपने शॉट्स के कलेक्शन में शामिल कर लूंगा। शाओयुन के ये कहते ही फायर पुल से एक खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है, जिसको देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए थे और ये सभी 2-2 कदम पीछे भी होने लगे, क्योंकि ये लोग समझ चुके थे कि अब यहाँ पर सबसे खतरनाक शॉट समन होने वाली है। इन लोगों का सोचना बिल्कुल सही था, क्योंकि उसी वक्त इस जगह पर एक पावरफुल होली शॉट आ जाता है, जिसको देखने के बाद तो किसी को भी इस चीज पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें तो समझ ही नहीं आ
रहा था कि आखिर शायून कैसे एक होली सॉर्ड को समन कर सकता है। और इस चीज को देखकर डुगू बाइटियन तो अपने अंकल के लिए काफी ज्यादा खुश हो रहा था, उसे अपने अंकल पर बहुत ही ज्यादा प्राउड भी हो रहा था। तभी ये होली सॉर्ड सीधा शायून के पास जाने लगा। अब इससे पहले कि शायून इस होली सॉर्ड को पकड़ पाता, उसी वक्त जुन सेंजी बीच में आते हुए शायून के इस होली सॉर्ड को हथिया लेता है, जो देख के तो शायून भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका। वहीं पे जुन सेंजी शायून का शुक्रिया अदा करने लगा। वो कहने लगा इतना अच्छा सॉर्ड देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। इस तरफ जुन सेंजी की ऐसी हरकत को देखकर बाकी के लोग इसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए और सभी लोग जुन सेंजी को बुरा भला कहने लगे। इवन की किन मिंग्यो अपना पैर पटकते हुए अपने मन में कहने लगी, जैसे ही मैं घर पे जाऊंगी तो सबसे पहले मैं इस कमीने से अपना एंगेजमेंट तोड़ूंगी, क्योंकि इस जैसे कमीने इंसान को मैं कभी भी अपना हस्बैंड नहीं बना सकती। वो अभी यहाँ पे गुस्से में ये सब सोच ही रही थी कि तभी हम शायून को देखते हैं, जो कि अचानक में अपने शॉट से जुन सेंजी के ऊपर हमला कर देता है, जिसको कि जुन सेंजी इसी होली शॉट से ब्लॉक करने लगा। हालांकि जुन सेंजी शायून के अटैकों को काफी देर तक ब्लॉक करने में कामयाब तो हो जाता है, मगर वो शॉट्स को चलाने में शायून जितनी महारत नहीं रखता। इस वजह से शायून उसे चकमा देते हुए उससे ये होली शॉट छीन लेता है, जो देखकर जुन सेंजी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। इसलिए वो अपनी अल्टीमेट पावर्स को एक्टिवेट करते हुए शायून से कहने लगा, पिछली बार तो मैंने तुम्हें चांस दे दिया था, लेकिन इस मर्तबा मैं तुम्हें बिल्कुल भी चांस नहीं देने वाला। आज मैं तुम्हें सुप्रीम बॉडी की असली ताकत दिखाऊंगा। यिन यांग पाम से शायून के ऊपर हमला कर देता है, जिसको कि शायून बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय करता जा रहा था। साथ ही वो जुन सेंजी के ऊपर एक पावरफुल अटैक करते हुए कहने लगा था, तुम अभी भी उस सपनों की दुनिया में जी रहे हो जिसमें तुम्हें लगता है कि सुप्रीम बॉडी ही सब कुछ है। मैं तुम्हें बता दूं, अब सुप्रीम बॉडी का एरा चला गया, अब ये एरा फिजिकल फिटनेस का है। तो जुन सेंजी शायून के ऊपर काफी सारे रॉक से हमला करते हुए कहने लगता है, एक मॉर्टल बॉडी कभी भी सुप्रीम बॉडी की बराबरी नहीं कर सकती, चाहे वो फिजिकल फिटनेस में कितना भी आगे क्यों ना हो। वो अभी यहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी शायून उसके ऊपर भारी पड़ जाता है, जो देख के किन मिंग्यो के अंकल कहने लगे थे, आखिर एक मॉर्टल बॉडी सुप्रीम बॉडी को इस तरह से सप्रेस कैसे कर सकती है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसा नजारा तो मैं अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। जिसपे आभूषण कहने लगा, हम जैसे लोग शायून की स्ट्रेंथ का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, वो हम लोगों की सोच से परे है। जो सुन के डुगू बाइटियन भी कहने लगा था, हाँ मेरे अंकल बहुत ही ज्यादा ग्रेट है। उसी वक्त हम शायून को देखते हैं, जिसने एक पावरफुल अटैक करते हुए जुन सेंजी को पीछे धकेल दिया था, जो देख के जुन सेंजी शायून से कहने लगा, आज के दिन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे आज पहली बार इतनी बेइज्जती फील हुई है। जो कहने के बाद वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए शायून के ऊपर जानलेवा हमला करने चला गया, लेकिन शायून अपने थंडर स्लैश अटैक से जुन सेंजी को बहुत ही बुरी तरह से घायल कर देता है। साथ ही वो बड़े ही एटीट्यूड में जुन सेंजी से कहता है कि बच्चे बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं है। अगर इस जगह पे तुझ जैसे साओ भी होते तो वो भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। जो सुनकर जुन सेंजी का पारा हाई हो जाता है, इसलिए वो दोबारा से शायून को मारने जाने लगा, लेकिन इस मर्तबा शायून उसके ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाता। वो एक पावरफुल अटैक करते हुए जुन सेंजी को टेक डाउन कर देता है। साथ ही वो जुन सेंजी से कहने लगा, अब मैं बाहर जाकर लोगों को बताऊंगा कि मैंने ये होली सॉर्ड तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से हराकर छीना है। शायून की बात को सुनकर तो जुन सेंजी की हालत बद से बदतर हो गई। जितना वो शायून के फिजिकल हमलों से घायल नहीं हुआ था, उससे ज्यादा तो शायून के बातों से ही घायल हो गया। अब वांजियन विला के कंपटीशन के खत्म होते ही यहाँ से सभी लोग चले गए और डुगू बाइटियन भी सॉर्ड मैनुअल लाने के लिए जाने लगा, मगर वो शायून से अलग नहीं होना चाहता था। वो कहने लगा, जितना दर्द 1000 तलवारों के चोट से नहीं होती, उससे ज्यादा तो आपसे जुदा होने का हो रहा है। तो शायून उससे कहने लगता है, तुम फिक्र मत करो, ये सेपरेशन बस टेम्परेरी है, हम फ्यूचर में वापस जरूर मिलेंगे। मैं तुम्हारा सेंट्रल रीजन में इंतजार करूंगा, जब तुम्हें वो स्पेस सॉर्ड मैनुअल मिल जाए तब तुम उसे लेकर मेरे पास आ जाना। तो डुगू बाइटियन कहता है, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं हर कीमत पे उस सॉर्ड मैनुअल को लेकर आऊंगा। जिसपे शायून उससे कहने लगा, बहुत अच्छे, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें चुपके से जाना है और चुपके से वापस आना है। जो सुनने के बाद अब वो यहाँ से जाने लगा, लेकिन वो जाने से पहले शायून को अपना ख्याल रखने का बोलता है। तो शायून भी उसे अपना ख्याल रखने का कहता है। ये सुनकर डुगू बाइटियन यहाँ से जाने लगा, मगर 2 कदम चलते ही वो दोबारा से शायून को गुड बाय कहने लगा। ये देख के शायून भी उसे गुड बाय कहता है। अब फाइनली डुगू बाइटियन यहाँ से चला गया। वहीं पे आभूषण पीछे से आते हुए कहने लगा, सच में तुम दोनों चाचा भतीजे के रिलेशन को देखकर मेरे आंखों में पानी आ गया। मैं तुम दोनों को यूं जुदा होते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकता। तो शायून उससे कहने लगा, हाँ हाँ ठीक है, चलो अब बस करो, पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि क्या मेरे इस नाइफ को अपग्रेड किया जा सकता है। शायून के हाथों में इस वेपन को देखकर आभूषण हैरानी से कहने लगा, क्या तुम इतने बड़े स्वॉर्ड को एक नाइफ कह रहे हो? जिसपे शायून कहता है, हाँ, क्योंकि मैंने इसे एक टफ अपोनेंट को हराकर हासिल किया है। ये सुन के आभूषण कहता है, अच्छा ठीक है, तो फिर चलो तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एल्डर आउफेंग से मिलाता हूँ, वो तुम्हारे इस नाइफ को अपग्रेड कर सकते हैं। अब आभूषण शायून को एल्डर आउफेंग के पास लेकर आ जाता है, जो कि स्वॉर्ड को फोर्स कर रहे थे। आभूषण को यहाँ पर देखकर एल्डर आउफेंग उससे कहने लगे, अरे आभूषण, ये तो तुम हो, आओ आओ, मैंने तुम्हें बहुत पहले देखा था, लेकिन अब तुम काफी ज्यादा बड़े हो गए हो, साथ ही साथ हैंडसम भी। चलो बताओ आज अचानक से यहाँ कैसे आना हुआ? जो सुन के आभूषण एल्डर आउफेंग को शायून से मिलवाता है। जब एल्डर आउफेंग को पता चलता है कि शायून स्वॉर्ड
सॉर्ड डीमन का डिसेंडेंट है। तो वो शायून से कहने लगता है मैं यकीन से बोल सकता हूँ कि तुम यहाँ पर मुझसे अपना सॉर्ड अपग्रेड कराने के लिए आए हुए हो, जिस पे शायून हाँ कहता है। तो एल्डर आउफेंग सॉर्ड डीमन के बारे में बताते हुए कहने लगे थे सॉर्ड डीमन के पास जो होली सॉर्ड था उसको मैंने ही रिफाइन किया था। सॉर्ड डीमन सच में एक बहुत ही काइंड पर्सन था, लेकिन अफसोस वो उन डीमन किंग्स की वजह से मारा गया। तो शायून एल्डर आउफेंग से कहता है कि आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो उन डीमन किंग्स की वजह से नहीं मरे, वो तो बैटल में सीरियसली घायल होने की वजह से मारे गए। उन डीमंस के अंदर उन्हें मारने की बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। जो कहने के बाद शायून अपना वेपन निकालकर एल्डर आउफेंग को दिखाता है। तो एल्डर आउफेंग उसे देखते हुए कहने लगे थे ये तो हाफ होली वेपन है, जो कि होली वेपन में भी अपग्रेड हो सकता है। जो कहने के बाद वो शायून के वेपन को फर्नेस में डाल देते हैं। ये देखकर तो शायून अपने सॉर्ड के लिए काफी ज्यादा परेशान हो गया था, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था। जिसके बाद हम दूसरे सीन में एल्डर आउफेंग को देखते हैं जो कि अपने स्पेशल विंड टेक्निक की मदद से सॉर्ड को फोर्ज कर रहे थे, लेकिन वो इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहे थे। उनको देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एक जगह पर खड़े हुए हैं। ये देख के आभूषण को कुछ भी समझ नहीं आता। तो शायून उसे बताते हुए कहने लगा था तुम जरा गौर से एल्डर आउफेंग को देखो, जब तुम गौर से देखोगे तब तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। शायून की बात को सुनकर आभूषण बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो गौर से एल्डर आउफेंग को देखने लगा, जहाँ पे उसे पता चलता है कि एल्डर आउफेंग तो हवा के स्पीड से भी ज्यादा तेज अपने हथौड़े को मार रहे हैं, जिस वजह से उसे लग रहा है कि एल्डर आउफेंग कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहे, वो बस एक जगह पर खड़े हुए हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। दरअसल एल्डर आउफेंग ने विंड की स्पीड को भी सरपास कर दिया था। इस वजह से यहाँ पर इस तरह का फिनोमिना पेश आ रहा है। एल्डर आउफेंग के टेक्निक को देखकर शायून भी उसे परफॉर्म करने लगा। वो इधर उधर टेलीपोर्ट होकर विंड की स्पीड को मैच करने की कोशिश कर रहा था। जो देख के आभूषण शायून से कहने लगा आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। तो एल्डर आउफेंग उससे कहने लगे वो मिस्ट्री ऑफ स्पीड को समझ रहा है, इसलिए अब तुम उसे परेशान मत करो। एल्डर आउफेंग के बात को सुनकर तो आभूषण काफी ज्यादा निराश हो गया। वो कहने लगा डुगू जियान तो सच में काफी ज्यादा कमाल का है, इस जैसा बंदा मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। उसी वक्त एल्डर आउमिंग इस जगह पर आते हुए कहने लगे डुगू फैमिली का ये डिसाइपल सच में बेमिसाल है, इसकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है, क्योंकि इसने बस चंद मिनटों में ही मिस्ट्री ऑफ स्पीड को समझ लिया, इवन कि उसे परफॉर्म भी करने लगा। ये लड़का जरूरी बहुत आगे जाएगा। अब एल्डर आउमिंग को इस जगह पर देखकर आभूषण उनसे सवाल करते हुए पूछने लगा था एल्डर आखिरकार आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। मगर एल्डर उल्टा उससे ही सवाल करते हुए कहने लगे थे कि जब ये डुगू जियान कर सकता है तो फिर तुम क्यों नहीं कर सकते। तो आभूषण कहने लगा उसकी और मेरी फिजिक में बहुत ही ज्यादा अंतर है। बट एल्डर आभूषण की कोई भी बात नहीं सुनते। वो उससे कहने लगे बात चाहे जो भी हो, लेकिन तुमने इस टेक्निक को 5-5 मरतबा परफॉर्म होते हुए देखा है। तो आभूषण कहने लगा था डुगू जियान एक अल्ट्रा प्रो मैक्स जीनियस है, जिसको कि आप मुझ जैसे ऑर्डिनरी जीनियस से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन एल्डर का अभी भी वही कहना था कि तुमने इस टेक्निक को 5 मरतबा परफॉर्म होते हुए देखा है, इसलिए बताओ तुमने इसे क्यों नहीं सीखा। अब अपने एल्डर की जिद की वजह से आभूषण दोबारा से अपने घुटनों पे आते हुए कहने लगा था क्योंकि मैं एक वेस्ट हूँ। उस वक्त शायून का शॉट सक्सेसफुली होली शॉट में अपग्रेड होकर फर्नेस से बाहर आ जाता है। तो शायून अपने शॉट के बढ़े हुए क्वालिटी को देखकर एल्डर आउफेंग की तारीफ करते हुए कहने लगा था सीनियर आपकी स्किल्स तो सच में काफी ज्यादा कमाल की है। लेकिन एल्डर कहते हैं कि इसमें कमाल की क्या बात, ये तो मेरा काम है, इसलिए चलो अब जल्दी से इस शॉट का एक अच्छा सा नाम रखो। जो सुनकर शायून कहने लगा था ये शॉट विंड एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करता है, इस वजह से आज से इसका नाम होगा एयर कटर। इस तरह का अजीब सा नाम सुनके तो बाकी लोग शॉक हो गए। लेकिन आभूषण शायून से कहने लगा था ये नाम ब्रदर डुगो के स्टाइल को मैच करता है, सच में ये नाम बहुत ही ज्यादा कमाल का है। और इसी के साथ हमारा ये सीन यहीं पर कट हो जाता है, जिसके बाद हमें शायून को दिखाया जाता है जो कि अपने शॉट पे फ्लाई करते हुए वांजन विला से बाहर आ चुका था। साथ ही साथ वो अपने मन में गाने भी गुनगुनाते जा रहा था। अब वो इसी तरह से चिल मारते हुए अपनी नेक्स्ट मंजिल की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसके सामने एक बहुत ही पावरफुल बंदा आ गया, जो शायून को बीच रास्ते में रोकते हुए कहने लगा था एक तो तुमने इस जगह पर क्राइम किया है और ऊपर से तुम बिना किसी डर के यहाँ पर भटक रहे हो। इस बंदे को देखते साथ ही शायून समझ चुका था कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो फौरन से यहाँ से भागने लगा, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो इससे यहाँ पर फाइट करने लगा तो उसकी हड्डियां भी नहीं बचेगी। अभी शायून यहाँ पर यूटर्न मारते हुए भाग ही रहा था कि तभी ये बंदा वापस से शायून के सामने आकर शायून के रास्ते को रोक लेता है। इस बंदे की स्पीड को देखकर शायून भी काफी ज्यादा हैरान हो गया और इसके अंदर से जो प्रेशर निकल रहा था वो भी बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग था। इसलिए शायून इससे सवाल करते हुए पूछने लगा था सीनियर आखिर आप हो कौन, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है मैंने आपको कभी भी ऑफेंड नहीं किया, इवन की मैं तो आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। जो सुन के ये बंदा कहने लगा था अच्छा तो तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तो ठीक है फिर मैं बता ही देता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं जुन फैमिली का सेंट जानटियान हूँ। मुझे लगता है कि इतना काफी होगा तुम्हें याद दिलाने के लिए कि आखिर तुमने मुझे किस तरह से ऑफेंड किया है। जो सुनकर शायून सोचने की एक्टिंग करते हुए कहने लगा था नहीं मैं अभी भी आपको नहीं पहचान पा रहा हूँ। ये सुनकर इस बंदे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो शायून से कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर नाटक कर रहे हो, तुम बस यहाँ पर मासूम बन के अपने क्राइम को छुपाना चाहते हो, लेकिन आज चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियों के लिए पनिश करके ही रहूंगा, क्योंकि तुमने मेरे भतीजे को अपने गंदे चालों में फंसा के बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलेट किया है, इसलिए आज तुम्हें इसकी सजा मिलके ही रहेगी। जो सुनकर शायून इसे मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहने लगा था सीनियर आप सीधा सीधा ये क्यों नहीं कहते कि आप मुझ पे अटैक करने का सिर्फ बहाना बना रहे हो। अगर आपको मुझ पर अटैक ही करना है तो आप कर सकते हो, आपको इतना ज्यादा बहाने बनाने की जरूरत नहीं। जो सुन के ये बंदा उसी पाम टेक्निक से शायून के ऊपर हमला कर देता है जिससे लास्ट टाइम जुन सेंजी ने शायून के ऊपर हमला किया था, लेकिन इसमें और उसमें बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि इस अटैक को करने वाला जो बंदा है वो एक सेंट है। इसलिए अगर शायून यहाँ पर अपना पूरा जोर भी क्यों ना
लगा दे, वो फिर भी इस अटैक को नहीं रोक पाएगा। इससे पहले कि ये पाम अटैक जाकर शाओयुन से हिट होता, उसी वक्त एक पावरफुल थंडर अटैक आके ना सिर्फ इस पाम को डिस्ट्रॉय करता है बल्कि इस एल्डर को भी धूल चटाकर रख देता है। जो देखकर इस एल्डर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो अपने मन में सोचते हुए कहने लगा था, डुगू फैमिली में बस एक ही ग्रेट सेंट है जो डुगू फैमिली को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो सेंट इसे बचाने के लिए आएगा। अभी वो यहाँ पे ये सोच ही रहा था कि तभी उसके सामने थंडर एम्परर और शाओयुन आ गए। थंडर एम्परर को देखकर वो समझ चुका था कि ये डुगू फैमिली का सेंट नहीं। तभी थंडर एम्परर इससे कहने लगे, तुम एक नंबर के कमीने हो, बिल्कुल अपने ग्रैंडफादर की तरह। वो भी तुम्हारी तरह ही डर्टी ट्रिक्स को यूज किया करता था। हालांकि उसने काफी सारे चालें चली थी मुझे हराने के लिए, मगर उसकी सभी चालें उसके ऊपर ही भारी पड़ गई क्योंकि मैंने उसे कुत्ते की तरह पीट कर हरा दिया। जो सुनकर इस एल्डर को गुस्सा आ जाता है। वो थंडर एम्परर से गुस्से में कहने लगा, मेरे ग्रैंडफादर ऑल ओवर वर्ल्ड में अनडिफीटेड थे। इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं जो उन्हें हरा सके सिवाय केओस होली सेट के लेजू को छोड़ के, क्योंकि वही एक लौता बंदा है जिसने की मेरे ग्रैंडफादर को हरा रखा है। जैसे ही वो सीनियर लेजू का नाम लेता है तभी उसे समझ आ चुका था कि उसके सामने जो बंदा है वो और कोई नहीं बल्कि सीनियर लेजू है। इसलिए अब उसकी सारी एकड़ी निकल गई थी। अब उसे यहाँ पर डर लगने लगा था। साथ ही साथ वो शाओयुन को भी पहचान गया। वो कहने लगा, तुम डुगू फैमिली के मेंबर ना होके केओस होली सेट के शाओयुन हो। क्यों मैंने सही कहा ना? जिसपे शाओयुन भी हाँ कह देता है। तभी थंडर एम्परर उसके ऊपर अपने थंडर से अटैक करते हुए कहने लगे थे, तुमने अब बहुत कुछ जान लिया है, इस वजह से अब तुम यहाँ पर जिंदा नहीं रह सकते। थंडर एम्परर के अटैक की वजह से इस एल्डर की हालत खराब हो गई, मगर वो जैसे ही थंडर एम्परर की बातों को सुनता है तो वो फौरन से थंडर एम्परर के सामने झुकते हुए उनसे माफी मांगने लगा। लेकिन थंडर एम्परर उससे कहते हैं, तुमने मेरे केओस होली सेट के कॉसी सेंट को मारने की कोशिश की, इस वजह से मैं तुम्हें यूं ही तो जाने नहीं दे सकता। जो सुन के ये एल्डर थंडर एम्परर के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा था कि सीनियर, मुझे नहीं पता था कि ये आपके केओस होली सेट से बिलोंग करता है। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसी गलती कभी भी नहीं करता, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, बस एक मर्तबा। नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसी कोई भी हरकत नहीं करूंगा। अब बस मुझे एक चांस देकर देखे। जो सुन के थंडर ड्रैगन कहने लगे थे, अच्छा तो तुम्हें एक चांस चाहिए, ठीक है, फिर जीने के लिए मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जो सुन के एल्डर कहने लगा था, सीनियर आपके लिए एक क्या मैं 100 काम भी करने के लिए तैयार हूँ। तो थंडर एम्परर उससे कहने लगे थे, तुम्हें मेरे लिए 100 काम करने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरे डिसाइपल के साथ फाइट करो। जिसपे ये एल्डर राजी हो गया। तो थंडर एम्परर शाओयुन और सेंट ज़ांटियान को अर्थ अरीना में टेलीपोर्ट कर देते हैं ताकि इन दोनों का लेवल सेम हो जाए और ये दोनों एक दूसरे से आसानी से फाइट कर सके बिना किसी कल्टीवेशन गैप के। अब थंडर ड्रैगन का इमेज आकर सेंट ज़ांटियान से कहने लगा, अगर तुम मेरे डिसाइपल शाओयुन को हराने में कामयाब हो जाते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। जो सुन के शाओयुन थंडर एम्परर से कहने लगा था, सीनियर ये तो मेरे साथ चीटिंग है, क्या आप इस बंदे को यूं ही जाने दोगे जबकि इसने मुझे मारने की कोशिश की। शाओयुन की बातों का थंडर एम्परर कोई भी जवाब नहीं देते, मगर वो सेंट ज़ांटियान की बातों का जवाब बराबर से देते हैं। दरअसल सेंट ज़ांटियान ने थंडर एम्परर से कहा था कि वो बाद में अपनी बातों से ना मुखरे, जिसपे थंडर एम्परर कहते हैं, तुम इसकी बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मेरी बातें पत्थर की लकीर है, इसलिए मैंने तुमसे जो कहा है वो मैं कर ही रहूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें शाओयुन से जीतना होगा। जो कहने के बाद थंडर एम्परर का इमेज यहाँ से गायब हो गया। अब सेंट ज़ांटियान शाओयुन को देखकर कहने लगा था, भले ही मेरा लेवल गिर गया है लेकिन फिर भी तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे क्योंकि मेरी कल्टीवेशन बेस सेंट लेवल की है, इसलिए चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो मुझसे जीतना बोले तो नामुमकिन। जो सुनकर शाओयुन मुस्कुराते हुए कहने लगा था, अच्छा ऐसा है क्या, चलो फिर देखते हैं हम दोनों में से किसका बेस ज्यादा मजबूत है। जो कहने के बाद शाओयुन अपने केओस होली बॉडी के पावर का यूज करते हुए एल्डर ज़ांटियान के ऊपर काफी सारे अटैक्स करता है जिसको कि वो बहुत ही आसानी से डॉज कर लेते हैं। बट ये तो अभी शुरुआत थी क्योंकि उसी वक्त शाओयुन ने एल्डर ज़ांटियान के ऊपर अपने टाइची पाम से हमला कर दिया जिसको कि एल्डर ज़ांटियान ब्लॉक करने लगे। अभी वो यहाँ पे शाओयुन के इस पाम को ब्लॉक कर ही रहे थे कि तभी शाओयुन ने उनके ऊपर एक और हमला कर दिया। लेकिन एल्डर ज़ांटियान कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं थे, उन्होंने जैसे तैसे करके शाओयुन के इस अटैक को भी ब्लॉक कर लिया था। मगर शाओयुन यहीं पर नहीं रुकता, वो बैक टू बैक एल्डर ज़ांटियान के ऊपर पावरफुल से पावरफुल अटैक करे जा रहा था, जिस वजह से एल्डर ज़ांटियान काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए। मगर वो शाओयुन के सभी अटैक्स को डॉज करते हुए उसके ऊपर अपने 2 पावरफुल ड्रैगन से काउंटर अटैक कर देते हैं। तो शाओयुन अपने थंडर स्लैश अटैक का यूज करते हुए एल्डर ज़ांटियान के ड्रैगन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। थंडर स्लैश अटैक को देखकर तो एल्डर ज़ांटियान के होश ही उड़ गए थे क्योंकि इसके अंदर थंडर सॉर्ड इंटेंट था। उस वक्त शाओयुन अपने थंडर सॉर्ड को एक जाइंट सॉर्ड में तब्दील करते हुए उससे एल्डर ज़ांटियान के ऊपर हमला कर देता है। तो एल्डर ज़ांटियान शाओयुन के इस अटैक से बाल बाल बचते हैं, बट उसी वक्त शाओयुन एल्डर ज़ांटियान के ऊपर अर्थ एलिमेंट के स्लैश अटैक से हमला कर देता है जिसको कि वो इस बार ब्लॉक नहीं कर पाते और बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाते हैं, इवन कि उनके मुंह से खून भी निकलने लगा था। इधर हम शाओयुन को देखते हैं जो इस बैटल को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था, इस वजह से उसने इस जगह पर अपने सभी होली सॉर्ड्स को निकाल लिया जिनके अंदर अलग अलग एलिमेंट के सॉर्ड इंटेंट मौजूद थे। अब शाओयुन इन सभी को कंबाइन करते हुए एक पावरफुल अटैक को जनरेट कर लेता है। शाओयुन के पास 5-5 अलग अलग एट्रीब्यूट के होली सॉर्ड को देखकर एल्डर ज़ांटियान के तो पसीने ही छूट गए, वो समझ चुके थे कि अब उनका अंत करीब है। उस वक्त शाओयुन अपने सभी होली सॉर्ड्स के कंबाइन अटैक से एल्डर ज़ांटियान के ऊपर हमला कर देता है, जिसको रोकने के लिए एल्डर ज़ांटियान अपने सामने एक फॉर्मेशन बैरियर बना लेते हैं, लेकिन वो शाओयुन के 5 होली सॉर्ड्स के अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाते, जिस वजह से शाओयुन का ये पावरफुल अटैक एल्डर ज़ांटियान की जान ले लेता है। अब फाइट खत्म हो जाने के बाद शाओयुन एल्डर लेइजो के पास आ गया, जहाँ पे वो देखता है कि एल्डर लेइजो तो बहुत ही ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे हैं। दरअसल वो शाओयुन के इस फाइट को देखकर बहुत ही ज्यादा अमेज थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शाओयुन एल्डर ज़ांटियान को जैसे तैसे करके हरा ही देगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि शाओयुन एल्डर ज़ांटियान को किल कर देगा, वो भी इतनी आसानी से। जबकि अगर एक सेंट लेवल का कल्टीवेटर भी होता तो वो भी एल्डर ज़ांटियान
को मार नहीं पाता। तभी एल्डर लेइजू अपने हैरानी भरे एक्सप्रेशंस को छुपाते हुए शायून से कहने लगे, तुम्हारी ये इंप्रूवमेंट कुछ ज्यादा अच्छी तो नहीं थी, मगर फिर भी मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ। मैंने तुमसे जैसी उम्मीद लगाई थी तुमने वैसा तो परफॉर्म नहीं किया, बट कोई बात नहीं, मैं तुम्हें धीरे धीरे करके सब कुछ सिखा दूंगा। वो अभी यहाँ पे कह ही रहे थे कि तभी शायून के ऊपर एक थंडर अटैक हो गया, जिस वजह से शायून को लगा कि ये अटैक थंडर एम्पर ने किया है। मगर थंडर एम्पर साफ मना करते हुए कहने लगे थे, मैंने तुम पर अटैक नहीं किया, तुम पर अटैक करने वाला ये हेवनली ट्रिब्यूलेशन है। हेवनली ट्रिब्यूलेशन का नाम सुनते ही शायून फौरन से हेवनली ट्रिब्यूलेशन के टेस्ट को देने के लिए चला जाता है, जो देख के तो थंडर एम्पर और भी ज्यादा हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने आज से पहले किसी भी ऐसे पर्सन को नहीं देखा था जो कि थंडर ट्रिब्यूलेशन के टेस्ट को देने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड रहता हो। इसलिए वो कहने लगे शायून फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा आगे जाएगा। उनके ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर जुन फैमिली के कोर्टयार्ड पे आ गया, जहाँ पर किन मिंग्यू ने जुन सेंजी को एंगेजमेंट कैंसिलेशन लेटर भेजा था, जिसको देखकर तो जुन सेंजी काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। वो कहने लगा, आखिर किन मिंग्यू की हिम्मत कैसे भी इस एंगेजमेंट को तोड़ने की, बस एक मर्तबा मेरे अंकल झांटियान को आ जाने दो, फिर मैं उनके साथ किन मिंग्यू के क्लैन जाऊंगा और उससे इस चीज का हिसाब लूंगा, उसे इस चीज की कीमत चुकानी ही होगी। वो अभी यहाँ पे ये कह ही रहा था कि तभी एल्डर झांटियान का डेस्टिनी स्टार टूट गया, जिसकी खबर जुन फैमिली के ग्रेट सेंट को भी हो जाती है। इस वजह से वो समझ चुके थे कि एल्डर झांटियान मारे जा चुके हैं। अपने अंकल के डेस्टिनी स्टार को टूटता हुआ देखकर जुन सेंजी भी काफी ज्यादा परेशान हो गया। वो कहने लगा, अंकल मैंने तो आपको उसे सबक सिखाने के लिए भेजा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपके साथ ये हो जाएगा। इन सब चीजों के पीछे जुन सेंजी का ही हाथ है। इस वजह से वो उसे चोक करते हुए उससे पूछने लगे कि आखिर उसने अपने अंकल को कहाँ पर भेजा था, जिसपे जुन सेंजी कहने लगता है, अंकल झांटियान तो डुगू जियान को सबक सिखाने के लिए गए थे, इसके अलावा उसे कुछ भी नहीं पता। जो उनके ग्रेट सेंट को लगने लगा था कि ये काम डुगू फैमिली के सेंट का है। इस वजह से वो डुगू फैमिली के सेंट के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए, लेकिन सबसे पहले वो जुन सेंजी को मारकर दूर फेंक देते हैं और वो कहते हैं, तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, आज के दिन तुम्हारी वजह से जुन फैमिली का एक पावरफुल वॉरियर मारा गया। पहले तो मैं डुगू फैमिली से इसका हिसाब लूंगा, उसके बाद आकर तुम्हें भी इस चीज की सजा दूंगा। ये कहने के साथ साथ जुन फैमिली का ग्रेट सेंट ये भी कहता है कि वो खून का बदला खून से लेगा। उनका ये कहना ही था कि इधर हम डुगू फैमिली के सेंट को देखते हैं जिन्हें छींके आने लगी। इस वजह से वो कहने लगते हैं, लगता है डुगू बाइटियन ने फिर से किसी मुसीबत को बुलावा दिया है। उनके ये कहते ही हम डुगू बाइटियन को देखते हैं जो कि फ्लाई करते हुए शायून के पास जा रहा था, लेकिन तभी उसे भी छींक आने लगी। इस वजह से उसे लगने लगता है कि डुगू जियान यानी कि उसका अंकल शायून उसे बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। जो सब सोचकर वो और भी ज्यादा तेजी से शायून की तरफ जाने लगा। उसी वक्त जुन फैमिली के ग्रेट सेंट डुगू फैमिली के सेंट को आवाज देते हुए कहने लगे थे, डुगू शेंग जल्दी से बाहर आओ। अभी उनका ये कहना ही था कि तभी डुगू फैमिली के सेंट जुन फैमिली के सेंट के सामने आ गए। साथ ही वो जुन फैमिली के सेंट से कहने लगे थे, आखिर तुम यहाँ पर इतना शोर क्यों मचा रहे हो, कहीं तुम डुगू फैमिली के लिए ट्रबल खड़ी करने के लिए तो नहीं आए। जो सुनकर जुन फैमिली का ग्रेट सेंट डुगू फैमिली के सेंट से कहने लगा, एक तो तुमने मेरी फैमिली के सेंट को मार दिया, ऊपर से तुम मुझसे इस लहजे में बात कर रहे हो। रुको अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुसीबत क्या होती है। जो कहते साथ ही वो यहाँ पे अपने पावर्स को एक्टिवेट करने लगे ताकि वो डुगू शेंग यानी कि डुगू फैमिली के सेंट के ऊपर हमला कर सके। लेकिन डुगू फैमिली के सेंट उन्हें रोकते हुए कहने लगे थे, लगता है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि डुगू फैमिली के जितने भी सेंट है वो क्लैन के अंदर ही है, वो तो कई दिनों से बाहर भी नहीं गए। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें सबसे पहले इस बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गलती कर बैठो। जो सुनकर जुन फैमिली के सेंट वापस से अपने पावर्स को एक्टिवेट करने लगते हैं। साथ ही साथ वो कहने लगते हैं, बात चाहे जो भी हो, आज के दिन मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये सुनकर डुगू फैमिली के सेंट को भी गुस्सा आ गया। इससे पहले कि हम इन दोनों ग्रेट सेंट की फाइट को देख पाते, उसी वक्त हमारा ये सीन यहीं पर कट हो गया, जिसके बाद हमें शायून और झावूजी को दिखाया जाता है, जहाँ पे शायून एक ही जगह पर स्टक हो गया था। इस वजह से झावूजी उसे मारते हुए होश में लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन इसका भी कोई भी फायदा नहीं होता। इस वजह से झावूजी कहने लगा, लगता है अब सेकंड सीजन आने के बाद ही शायून होश में आएगा। उसके ये कहते ही इन्फिनाइट इनलाइटमेंट का सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस फिलहाल के लिए मुझे सीजन 2 के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन जैसे ही सीजन 2 आएगा मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करके अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लो, क्योंकि सीजन 2 जैसा ही आएगा सबसे पहले मैं व्हाट्सएप चैनल पे ही इत्तला करूंगा, इसलिए जरूर से व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेना।